ये सेइगी की कहानी है, एक जवान लड़का जिसमें आगे चलकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग और टफ बनने का पूरा पोटेंशियल था। बचपन से उसके दादाजी ने उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी थी और उसे लड़ना सिखाया था। वो इतना स्ट्रांग था कि अकेले ही एक पूरी गैंग का सामना कर सकता था, लेकिन फिर भी वो कभी किसी को परेशान नहीं करता था और ना ही किसी को बुली करता था। इसके उल्टा वो हमेशा खुद ही आगे बढ़कर कमजोर लोगों की मदद करता था और उन्हें बचाता था। सेइगी हर बुली के लिए एक नाइटमेयर जैसा था। जब भी वो किसी बुली को गले पर जोर से किक मारता तो वो लोग तुरंत डर जाते और रोने लगते और ऐसी बातें बोलते कि क्या तुम्हें पता है मेरे पापा कौन है, मेरे पास कनेक्शंस है, बस घर जाने दो फिर देख लेना क्या होता है। ये सब सुनकर सैगी करीब 5 सेकंड के लिए वहीं रुक जाता था और अंदर से डर जाता था। इस बार उसने एक होमलेस आदमी को बचाया था जिसका पूरा शरीर गंदगी, मुश्किलों और दुख से भरा हुआ था। उस बूढ़े आदमी को एहसान चुकाना आता था। उसने अपने पास से एक कांच का छोटा सा टुकड़ा निकाला जिस पर एक अजीब सा ड्राइंग बना हुआ था जिसे समझ पाना मुश्किल था। जैसे ही सैगी ने उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसी पल उसके पूरे हाथ में तेज बिजली जैसा झटका दौड़ गया और उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ जो सहना मुश्किल था। फिर वो कांच का टुकड़ा धीरे धीरे गायब हो गया और उस पर बना हुआ ड्राइंग एक अजीब तरीके से सीधे सेगी के हाथ पर आकर चिपक गया। उस आदमी ने सेगी से कहा कि इस दुनिया की सच्चाई को समझने की है। सेगी को उसकी बात का कुछ भी मतलब समझ नहीं आया। उसे ये भी नहीं पता था कि वो किस चीज में फंस गया है। लेकिन काफी समय बाद उसे एहसास हुआ कि वो एक बहुत ही डरावनी और खतरनाक सिचुएशन में उलझा हुआ है। अगली सुबह सेगी इतनी गहरी नींद में था कि वो बिल्कुल नहीं जाग पाया और स्कूल के लिए लेट हो गया। आगे उसका बचपन का दोस्त भागते हुए उसे जल्दी करने के लिए कह रहा था। ये दोस्त अपनी बॉडी की वजह से थोड़ा अलग दिखता है। सेगी को पता था कि वो लेट होने वाला है, इसलिए वो पूरी स्पीड से दौड़ने लगा। उसी समय एक लड़की अचानक एक पतली गली से बाहर आई। सेगी ना तो समय पर रुक पाया और न ही उसे बचा पाया। उसने उसे वार्न करने के लिए जोर से आवाज लगाई, लेकिन उस लड़की ने अचानक फाइटिंग स्टांस ले लिया और बहुत जोर से उसके सिर पर वार किया। उस वार की वजह से सेगी सीधा मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। तभी उस लड़की को समझ में आया कि क्या हुआ और वो तुरंत होश में आई और उससे माफी मांगी। लेकिन अब माफी का कोई फायदा नहीं था कि जैसे वो सीधा अंतिम क्रिया ही करनी पड़े। फिर उसने सेगी को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही दोनों के हाथ आपस में छुए उसी समय एक बार फिर से बिजली जैसा झटका निकला। लड़की का चेहरा जो अभी तक माफी मांग रहा था अचानक बिल्कुल ठंडा और अलग हो गया। उसने सेगी को बस इतना कहा कि उसे सावधान रहना चाहिए और फिर वो वहां से चली गई। सेगी किसी तरह क्लास में पहुंच जहाँ टीचर सेरीनास्ता नाम के एक देश के बारे में पढ़ा रहे थे। ये दुनिया दूसरी सुपर पावर मानी जाती है और जो सीधा यूनाइटेड स्टेट को चैलेंज करती है। वो जापान की एली है और अगर कभी दोनों के बीच वॉर होता है तो जापान सेलेस्टान के साथ खड़ा होगा। सेइगी को इन सब बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बस अपने हाथ पर बने उस टैटू को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसी तरह हट नहीं पा रहा था। चाहे वो अपनी स्किन को कितना भी रगड़े या खरोच दे, वो टैटू वही बना रहता था। उसके दोस्तों ने ये भी सुना था कि यूनाइटेड स्टेट कुछ सीक्रेट वेपन्स बना रहा है जो देखने में टैटू जैसे लगते हैं। किसी तरह ये वेपन जापान के अंडरवर्ल्ड तक पहुंच चुके हैं। हो सकता है सेइगी के हाथ पर बना टैटू भी वही हो सकता है। तभी टोको वहां आई और उसने सबको कहा कि बेकार की बातें बंद करो। उसने सेइगी को शाम को शॉपिंग पर चलने के लिए बुलाया और वादा किया कि वो उसका पसंदीदा खाना बनाएगी। लेकिन जब सेइगी ने उसे बताया कि उसे क्या खाना है तो टोको को उसे बनाना ही नहीं आता। लेकिन वो सुपरमार्केट में गई और वहां लोगों से पूछने लगी कि उसे कैसे बनाया जाता है। जब तक वो पूछ रही थी सेइगी वहां खड़ा इंतजार कर रहा था और उसने अपने दादाजी को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। उसी समय सुबह वाली वही लड़की अचानक उसके सामने आ गई। उसने उसका फोन झटके से छीन लिया और उसे चिढ़ाते हुए भागने लगी कि अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। सेगी बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ पड़ा। दोनों भागते भागते एक खाली पड़े अबेंडेड बिल्डिंग तक पहुंचे और वहीं जाकर रुक गए। लड़की ने सेगी से पूछा कि उसके हाथ पर बने टैटू उसे कहाँ मिले। उसने बताया कि असल में यूनाइटेड स्टेट का है और ये उसके पास नहीं होना चाहिए। सेगी अभी भी खड़ा सोच में पड़ा हुआ था और कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी लड़की अचानक उसकी तरफ झपटी और बहुत तेज और खतरनाक किक की बारिश कर दी। उसमें किसी तरह का टेस्ट या जांचने का इरादा नहीं था, हर वार सीधा खत्म करने के लिए था। सेगी लगातार पड़ रहे हमलों से बुरी तरह दब गया और पीछे हट गया जब तक उसकी पीठ दीवार से नहीं टकरा गई। सामने एक बहुत ही भारी पंच उसकी तरफ आया और उसे समझ में आ गया कि अब बचने का कोई जगह नहीं है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पैर से गिराने की कोशिश की, लेकिन हवा में ही उस लड़की ने उसके सिर पर एक जोरदार वार कर दिया। उस वार के बाद से के मूव को समझ नहीं पा रहा था। वो उसे ऐसे पीट रही थी जैसे कोई मम्मी अपने बच्चे को मारती है। बस
फर्क इतना था कि यहाँ झाड़ू नहीं थी। आखिर में जब सेगी गिर गया तो वो लड़की हवा में उछली और हाथ में नाइफ लेकर उस पर ऐसे झपटी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर हमला करता है। जैसे ही सेगी को लगा कि अब सब खत्म हो गया, उसी समय वो रुक गई। उसने कहा कि सेगी इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि उसने इतने समय तक बिना टैटू की पावर इस्तेमाल किए खुद को संभाल लिया। लेकिन ये चीज किसी बच्चे के पास नहीं होनी चाहिए। सेगी को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे बच्चा कहा गया था और उसने बताया कि वो दिखने से बड़ा है। फिर उस लड़के ने टैटू के बारे में सब डिटेल में समझाया और बताया कि इसे इस्तेमाल करने के लिए एक ट्रिगर चाहिए होता है। उसका ट्रिगर चौक था। उसने अपने हाथ में चौक का एक टुकड़ा लिया, वो तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह एक छोटा सा दबा हुआ हवा का गोला बन गया। जब उसने उसे ऊपर फेंका और वो छत से टकराया तो एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। और यही टैटू की पावर थी जो इंसानों की ताकत बढ़ा देती है और उन्हें अलग तरह की पावर देती है। सड़क पर पिटना ही काफी नहीं था। घर पहुंचने पर उसके दादाजी ने उसे फिर से पीटा और जब उन्हें पता चला कि सेगी लड़ाई हार गया है तो उन्होंने और जोर से मारा। किसी वजह से उसके पिता की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसका दादाजी बार बार उसकी बात को याद दिलाता था और कहता था कि उसके पिता इसलिए मरे क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं थे और बिना ताकत के जस्टिस नहीं होता। सेगी वहां लेटा हुआ और कुछ देर सोचता रहा और अपने पिता को याद करता रहा, जो बहुत शांत और समझदार थे। जब भी सेगी हारता था या डरता था, उसके पिता उसे डांटते नहीं थे, बल्कि समझाते थे कि अगर उसे कुछ चाहिए तो उसे अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाना चाहिए और अगर हाथ नहीं पहुंचता तो खुद आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं बातों की वजह से सेगी हर बार गिरने के बाद भी फिर से खड़ा हो जाता था। अब एक नई प्रॉब्लम थी, वो मिस्टीरियस लड़की जिसे इज कहा जाता था। उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं। वो ना खाती थी ना सोती थी, बस हर समय सेगी के पीछे लगी रहती थी। सुबह दोपहर रात हर वक्त उसका पीछा करना देखने में डरावना लगता था, लेकिन असल में उसकी स्किल बहुत कमजोर थी। वो इतनी साफ तरीके से पीछे आती थी कि हर कोई उसे देख लेता था और सेगी भी उसे आसानी से नोटिस कर लेता था। घर जाते समय टाओ को अब और सहन नहीं कर पाई और उसने इजी को सीधा लड़ाई के लिए बुलाना चाहा और सामने आकर सब खत्म करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन सही समय पर सेगी ने उसे रोक लिया। कौन जानता था कि अगर सेगी उसे नहीं रोकता तो आगे क्या हो सकता था। इसके बाद उसने इजी से बात की और पूछा कि वो टैटू की पावर क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है। इजी ने उसे समझाया कि हर इंसान का ट्रिगर अलग होता है। उसका ट्रिगर चौक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेगी का भी वही होगा। उस हार के बाद सेगी के अंदर बहुत स्ट्रांग बनने की चाह आ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो सच में स्ट्रांग है या वीक, क्योंकि वो इतनी अजीब तरीके से हार गया था। असल में वो स्ट्रांग था, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि सामने कौन है। तभी उसी समय का बहुत ही बड़ा और भारी शरीर वाला आदमी उनकी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आया और उसने एक आदमी को टक्कर मार कर गिरा दिया। सेगी ने ये देख तुरंत फाइटिंग स्टेंस लिया और उस बड़े आदमी को पलटकर जमीन पे गिरा दिया और उसके बाद जोरदार एल्बो स्ट्राइक मारा। जो आदमी गिरा था वो टॉम था, जो इसका सबऑर्डिनेट था। दोनों एक मिलिट्री यूनिट का हिस्सा थे जिनका नाम लीगल टैटू को वापस लेना था। टॉम एक अमेरिकन मफिसो विल्सन का पीछा कर रहा था, जो जापान टैटू खरीदने आया था। जैसे ही वो ये सब समझ रहे थे, तभी अचानक सेगी को किसी ने जोर से मारकर पीछे उड़ा दिया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। इस और टॉम को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि टैटू वाला इंसान एक नॉर्मल इंसान से बहुत अलग होता है और उसे आसानी से हराना मुश्किल होता है। इस आगे बढ़ने ही वाली थी कि सेगी ने उसे रोक दिया, क्योंकि वो खुद उस लड़ाई को लड़ना चाहता था और हार मानना उसके लिए ऑप्शन नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि विल्सन बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और उसे अपने टैटू को एक्टिवेट करना आता था। उसके पंचेस टैंक जैसे भारी और खतरनाक थे और जो भी चीज उससे टकराती वो टूट जाती थी। सेगी को बहुत संभल कर लड़ना पड़ रहा था, क्योंकि एक सही हिट उसे पूरी तरह खत्म कर सकती थी। सेगी ने नोटिस किया कि विल्सन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसकी फाइटिंग टेक्निक खराब है और हर अटैक में वो अपने आप को खुला छोड़ देता है। ये समझकर सेगी सही मौके का इंतजार करने लगा और जैसे ही विल्सन का चिन खोला तो उसने सीधा पंच मारा। विल्सन के मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तुरंत सेगी का सिर पकड़कर उसे जमीन पर पटका और उसके पेट में जोरदार पंच मारा। दर्द इतना ज्यादा था कि सहन करना मुश्किल था और विल्सन का हर वार सेगी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। उसका काफी खून बह रहा था और हालत खराब हो रही थी। ये देखकर इसी आगे बढ़ी, लेकिन उसी समय अपने पिता की बात याद करते हुए सेगी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विल्सन के पंच को पकड़ लिया। उसके हाथ पर बना टैटू उसके खून को सोखने लगा और उसे एक ग्रे कलर के छोटे गोले में बदल दिया। उस गोले ने विल्सन के पंच को पूरी तरह निगल लिया और ये देखकर पीछे खड़े लोग भी हैरान हो गए। जब उन्होंने दोबारा देखा तो विल्सन पास में गिरा हुआ था और उस गोले की ताकत से बुरी तरह घायल हो चुका था और उसका क्या हुआ ये साफ नहीं था।
सेइगी भी इस अटैक के बाद बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो अपने कमरे में था और टॉम और उसका कमरा ऐसे उलट-पुलट कर रहे थे जैसे कुछ ढूंढ रहे हो, लेकिन उन्हें वहां एक भी गंदी मैगजीन नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि सेइगी की मर्दानी बस एक ही काम के लिए थी और उसके अलावा किसी काम की नहीं थी, जो इंसानों के लिए एक तरह से शर्म की बात थी। थोड़ा मजाक उड़ाने के बाद इसने सेइगी को बताया कि उसे हर हाल में उसकी टीम ज्वाइन करनी पड़ेगी, वरना ये टैटू खुद ही उसे मार देगा। सेइगी का टैटू एक ब्लैक होल बन सकता था जो अपने आसपास की हर चीज को खींच कर खत्म कर देता। ये पावर बहुत अनस्टेबल थी और अपने यूजर को भी मार सकती थी। सेगी खुद से इसे समझ नहीं सकता था और उसे सही ट्रेनिंग की जरूरत थी, इसलिए उसके पास ज्वाइन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ये सुनकर सेगी गुस्से में आ गया और उसने इजी की कॉलर पकड़ ली और उसे दोष देने लगा कि उसी की वजह से वो इस सब में फंसा है और अगर वो लोग उसकी जिंदगी में नहीं आते तो वो अभी घर पर होता और अपने शरीर की ट्रेनिंग कर रहा होता। इजी ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके गले पर पैर रखकर उसे समझाया कि ताकत खुद उसी ने चाही थी और जब कीमत चुकाने का समय आया तो वो पीछे हट रहा है और बिना मेहनत के सब कुछ चाहता है, लेकिन यहाँ उसे कुछ भी फ्री नहीं मिलने वाला। इसके अलावा वो और टॉम वहां से चले गए और सेगी को सोचने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर उसने मना किया तो कम से कम उसके उस हाथ को ले लिया जाएगा जिस पर टैटू है। अगली सुबह सेगी हमेशा की तरह स्कूल गया और वहाँ इजी भी आ गई और अब न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट भी थी। सेगी को कुछ अजीब लगने का भी समय नहीं मिला कि उसने उसे बड़े आराम से ग्रीट किया। ये देखकर क्लास के सारे लड़के उसे ऐसा देखने लगे जैसे उसने उनकी जिंदगी के सबसे कीमती चीज छीन ली हो। बात तब और बढ़ गई जब इजी ने इशारा किया कि उनके बीच कुछ खास रिश्ता है। इसके बाद सेगी को उसकी क्लासमेट्स ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ उठाया और सीधा स्कूल के तालाब में फेंक दिया। उनके हिसाब से टाउको का उसके पीछे घूमना ही किसी सपने जैसी जिंदगी थी और जब इजी भी उसके साथ थी, टाउको को भी इजी का हर समय सेगी के पीछे रहना पसंद नहीं आया और वो उसके साफ जवाब लेने के तैयार हो गई। लेकिन इजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बस टैटू को ध्यान से देख रही और उसके शरीर के हिस्से को छूने लगी। तभी सेगी खिड़की से अंदर आया और ये सब देखकर उसके नाक से खून निकलने लगा। कुछ समय बाद जब टीचर क्लास में आए तो सारे लड़के आधे मरे जैसे लग रहे थे और इजी के सिर पर बड़ा सा सूजन था। दोपहर में जाकर इजी को मौका मिला कि वो सेगी से अकेले में बात कर सके। बात वही थी कि उसे टीम ज्वाइन करनी होगी। उसने ये भी साफ कर दिया कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद वॉर रोकना है, ना कि उसे बढ़ाना। सेलेस्टियन को टैटू के बारे में उतनी ही या उससे ज्यादा समझ थी जितनी यूनाइटेड स्टेट को थी। अगर वॉर हुआ तो कौन जीतेगा ये पता नहीं, लेकिन तबाही बहुत ज्यादा होगी। ये सब सुनने के बाद सेगी मान गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि अगर उसे कभी लगा कि ऑर्गेनाइजेशन अपने मकसद से हट रही है तो वो उसे सिर्फ छोड़ कर नहीं जाएगा बल्कि खुद उन्हें सजा देगा। और इसी तरह सेगी ने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली जिसे वो खुद पूरी तरह समझ नहीं पाया था। इजी ने उसे बताया वो बस एक छोटा सा हिस्सा था और असली सच्चाई उसे खुद धीरे धीरे समझनी है। अगली सुबह इजी के कहने पर वो एक तय जगह पर जाने के लिए निकला। निकलने से पहले उसने ताओगो के घर को ध्यान से चेक किया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो चुपचाप इजी के बारे में खुद ही पता लगाने की कोशिश कर रही थी। अपने बचपन के दोस्त को सेफ रखने के लिए सेगी को बहुत केयरफुल रहना था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके निकलते ही टाओ को सब देख चुकी थी। इजी के आने के बाद से सेगी उसे अवॉइड कर रहा था, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई थी कि इजी कौन है और उनके बीच क्या चल रहा है। इजी थोड़ी ट्रबल मेकर भी थी क्योंकि उसने एड्रेस ठीक से नहीं लिखा था और बस एक अजीब सा रफ मैप बना दिया था। जब सेगी वहां पहुंचा तो वो अनश्योर था कि जगह है या नहीं। उसने सोचा कि अंदर कोई एडवांस वेपन से भरी जगह भी होगी जहां हर तरफ डेंजरस चीजें होंगी, लेकिन सब उसकी इमेजिनेशन थी। जब टॉम ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुलाया तो घर बिल्कुल नॉर्मल निकला। वो सच में बस रहने की जगह थी और यही चीज सेगी को थोड़ा अजीब लग रही थी। सेगी ने पूरे घर में ढूंढा लेकिन उसे इजी कहीं नहीं मिली। उसने फोन करके कहा कि वो थोड़ी कॉकरोचेस के साथ टाइम बिताए क्योंकि वो बाहर बिजी है और अभी वापस नहीं आ सकती। सेगी को सुनकर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो घर को एक्सप्लोर करता रहा। उसी समय टॉम को एक जरूरी कॉल आया जिसमें बताया गया कि सनिस्टन में कॉप शुरू हो गया है। प्रिंसेस एरिया ने किंग और क्वीन को मार दिया है और खुद गद्दी पर बैठ गई है। ये खबर बहुत खराब थी क्योंकि एरिया को रॉयल फैमिली की बदनामी माना जाता था और अगर वो पावर में आ गई तो दुनिया में शांति रहेगी या नहीं ये कोई नहीं जानता था। टॉम ने जैसे ही कॉल रखा तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने हैंडल पकड़ा लेकिन खोलने से पहले ही दरवाजा टूट गया और एक अम्ब्रेला का सिरा इतना जोर से लगा कि टॉम वहीं गिर पड़ा। उसे यकीन नहीं हुआ कि उस पर हमला करने वाली टाओको थी। उसने एक वार और किया। उसी समय सेगी बेसमेंट से ऊपर आया और ये सब देखकर हैरान रह गया। दूसरी तरफ इजी भी मुश्किल में फंस गई थी। वो अपना काम खत्म करके घर कॉल करने ही वाली थी कि अचानक एक तेजी रोशनी आई और खिड़की और दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आई। इजी ने सही समय पर बचाव कर लिया, लेकिन उसके कपड़ों के कुछ हिस्सा फट गए थे। उस पर हमला करने वाला एक आदमी जिसका नाम बेहमोथ था और वो एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था जो प्रिंसेस एरिया के अंडर काम करता था।
वो डेनोटो टैटू को लेने आया था। पिछले अटैक के बाद इजी का छोटा और कमजोर सा शरीर उसके सामने साफ दिख रहा था और उसे देखकर खिंचाव होना लाजमी था, लेकिन उसने कोई रहम नहीं दिखाया और अपनी विप को बहुत तेज स्पीड में चलाने लगा। विप इतनी तेज से चल रही थी कि उसकी मल्टीपल इमेज दिख रही थी और वो मिलकर एक ऐसा जाल बना रही थी जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन इजी उसके बीच में खड़ी बिल्कुल सेफ थी और उसका शरीर इतना स्मूथली मूव कर रहा था कि वो हर गैप से आसानी से निकल रही थी। जब बहमोत को लगा कि उसके अटैक बेकार हैं, तो वो रुक गया और फिर और भी तेजी से लगातार अटैक करने लगा। कुछ समय तक दोनों के बीच ऐसी सिचुएशन रही जहां ना कोई आगे बढ़ पा रहा था ना पीछे हट पा रहा था। तब इजी नीचे कूद गई, उसने चौक उठाया और अपने टैटू एक्टिवेट किया। उसने हवा को दबाकर एक पत्थर जैसा बनाया और उसे ऊपर फेंका, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। ये एक्सप्लोजन बहमोत को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन इजी को भागने का मौका मिल गया। वहीं दूसरी तरफ घर पर टॉम पूरी तरह घायल हो चुका था और उसने सेगी से कहा कि वो भाग जाए क्योंकि हमला करने वाला सेलेस्टिन का असासिन है और अभी सेगी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन सेगी कैसे भाग सकता था जब सामने टाओको थे? कुछ तो गड़बड़ जरूर था जिसने उसके शांत दोस्त को इतना खतरनाक बना दिया था। जैसा सेगी सोच रहा था वैसा ही था, क्योंकि टाओको की नजर में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वो अजीब चीजें देख रही थी। उसे प्रिंसेस एरिया एक ब्लॉन्ड लड़की को अपने साथ ले जाती हुई दिख रही थी और वही लड़की अब यहीं थी और टाओको के शरीर पर कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही थी। इन हालात से सेगी के पास लड़ने का अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। टॉम ने उसे याद दिलाया कि कार्डबोर्ड बॉक्स में जो चीज थी वो ट्रिगर है और उसे यूज करके उसे अपने टैटू को सील्ड स्टेट में जाना होगा, तभी वो लड़ पाएगा। लेकिन एनिमे ने ये सुन लिया और तुरंत आगे बढ़कर बॉक्स को तोड़ दिया, इससे पहले कि सेगी कुछ कर पाता। हालांकि उसके अटैक से सेगी का खून निकल आया और वही खून उसके टैटू को एक्टिवेट करने के लिए काफी था। अब सेगी की फाइटिंग एबिलिटी हर तरफ से बढ़ गई, खासकर उसकी नजर और समझने की स्पीड। वो अपने अपोनेंट की हर मूवमेंट देख पा रहा था, लेकिन उसका शरीर इतना तेजी से रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान उसे कंधे पर जोरदार चोट लगी और एम्ब्रेला ने उसे दीवार से पिन कर दिया, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। जब विलेंस को लगता है कि वो जीत गए तो वो ज्यादा बोलने लगते हैं और वही गलती कर बैठे। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। असासिन भी अपनी बातों में लग रही और अपने जस्टिस की बात करती रही। बिना कुछ समझे उसकी यही गलती टॉम के काम आ गई। उसने मौका देखकर अपना टैटू एक्टिवेट किया और उस अजीब पावर को थोड़ा देर के लिए रोक दिया, जिससे वो रुक गई। उसी मौके का फायदा उठाकर सेगी तुरंत उठा और टाओकी के शरीर पर जोरदार वार किया। टॉम ने भी मौका नहीं छोड़ा और उसका सिर पकड़कर उसके शरीर से बाहर खींच लिया। जब उन्होंने दुश्मन का चेहरा साफ देखा तो टॉम को याद आया कि एक कम्युनिटी का एक मेंबर ऐसा था जिसके पास बॉडी कंट्रोल करने वाला टैटू था और वही औरत यहाँ थी। इसका कोई शक नहीं था। जैसे टॉम ने अपनी बात खत्म की, उस औरत ने तुरंत तलवार निकाली और आगे वार किया। सेगी ने बिना सोचे अपना हाथ बीच में डाल दिया और अपने ही खून और शरीर से उस वार को रोक लिया। उसके जख्म से निकला खून उसके टैटू को एक्टिवेट करने के लिए काफी था और उसने वैक्यूम को बुला लिया, जो एक ऐसी पावर थी जिसे वो अभी संभालने के लिए तैयार नहीं था। टाओको को भी उसकी असली ताकत का अंदाजा नहीं था और वो सीधा उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन आखिरी पल में टाओको ने सेगी को पीछे खींच लिया, जिससे उस वैक्यूम का डायरेक्शन बदल गया और वो ऊपर छत की तरफ चल गया और वहां जाकर तेजी से फैलने लगा। जो भी चीज उसके कांटेक्ट में आई वो बिना किसी निशान के गायब हो गई। ये देखकर टाओको थोड़ी देर के लिए पीछे हट गई। वो फिर हमला करने ही वाली थी कि तभी बेहमोद का कॉल आया और उसने पीछे हटने का ऑर्डर दिया, क्योंकि कोई खतरनाक इंसान उनकी तरफ आ रहा था। इजी जब घर आई तो ये हालात देखकर हैरान हो गई। ये जगह उनका बेस थी, लेकिन अब पूरी तरह टूटी हुई लग रही थी, जैसा कोई मछली पानी के बिना तड़प रहा हो। फिर भी अंदर के लोग सेफ थे, तो ये थोड़ी राहत की बात थी। अगले दिन से इजी ने सेगी की ट्रेनिंग शुरू कर दी। इसमें कोई शक नहीं था कि सेगी मार्शल आर्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग था और नॉर्मल लड़ाई में उसे सिर्फ उसका दादाजी ही हरा सकता। लेकिन टैटू की पावर इस्तेमाल करने में वो अभी भी बिल्कुल नया था। इजी ने उसे बिना एक भी वार मिस किए हरा दिया और वो जमीन पे गिर गया। वो अभी तक ये समझ में नहीं पा रहा था कि टैटू की पावर को कैसे कंट्रोल करना है, खासकर वैक्यूम को कैसे बुलाना है। ये सुनकर इजी ने उसे उस आदमी की फोटो दिखाई जिसके पास पहले ही डोनेटर टैटू था। उस आदमी के शरीर पर कुछ खास इससे पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वैक्यूम एक भूखे दानव की तरह था जो सालों से भूखा था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन है। जो भी उसके पास आता तो वो उसे निकल जाता। इसी वजह से सेगी को वादा करना पड़ा कि वो भी अभी से स्टेज पर वैक्यूम का इस्तेमाल नहीं करेगा। अंदर से उसका टैटू बहुत ही खतरनाक और पावरफुल था। इजी का टैटू भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसका असर यूजर की स्किल पर डिपेंड करता था। टॉम के पास असली टैटू नहीं था, बल्कि एक ऐसा वर्जन था जिसे वो लोग को हटा सकता था और उसकी पावर भी बहुत ज्यादा खास नहीं थी। टाओको का केस और भी ज्यादा अजीब था, क्योंकि पिछले इंसिडेंट के बाद उसके माथे पर एक टैटू आ गया था। आज तक किसी को नहीं पता था कि वो क्यों आया और क्या उसे हटाया जा सकता
सकता है, वो अच्छा है या बुरा, ये भी किसी को नहीं पता था, क्योंकि ऐसा केस पहले कभी रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था। खुशकिस्मती से टॉम के पास एक पैस था जिससे वो टाउको के टैटू को छुपा सकता था, वरना उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती। अगर सेइगी की बात करें तो उसके पास ये टैटू तो था, लेकिन उसका शरीर अभी भी उसकी पावर के हिसाब से तैयार नहीं था। हाल की लड़ाई खतरनाक जरूरी थी, लेकिन उसने बहुत कुछ सिखा दिया था। इजी ने उसकी ट्रेनिंग और टफ कर दी और उसे हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ने का कहा, जब तक उसकी हालत खराब ना हो जाए। उसके बाद ही रुकना था। जाने से पहले टॉम ने उसे एक एडवाइस दिया जो टैटू वाले लोगों को डिफीट कर सकता था। जो भी उसकी रेंज में आता उससे छुपना नामुमकिन था, और साथ ही ये डिवाइस सेइगी की लोकेशन इजी और टॉम तक भी भेज सकता था। अगर कभी उस पर किसी और शील्ड ने हमला किया तो वो डिवाइस बहुत काम आने वाला था। इसके बाद उन्होंने सेइगी और टाको को घर जाने दिया। टॉम बहुत ज्यादा परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब उसकी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग थी तो फिर सेइगी की इंफॉर्मेशन बाहर कैसे पहुंच गई। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट भी उसके बारे में कुछ नहीं जान पाया। इस सिचुएशन को देखकर टॉम ने सोचा कि सेइगी को अमेरिका ले जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो दोनों मिलकर उसे पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हर बार जब ये बात आती तो इजी किसी न किसी तरह उसे टाल देती थी। घर जाते समय सेइगी खुद को दोष दे रहा था कि उसने टाओको को इस अजीब इस सब में फंसा दिया, लेकिन टाओको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी, बल्कि वो खुश थी। उसे लग रहा था कि अब उनके बीच एक सीक्रेट है, और ये बात उसे अंदर से अच्छा महसूस करा रही थी। दोनों रास्ते भर बातें कर रहे और उन्हें ये पता नहीं चला कि बेमौत और टाओको पीछे से उनका पीछा कर रहे हैं। बेमौत का भी अटैक करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि अभी सेगी को शांत रहने देना चाहिए, और शायद यूनाइटेड स्टेट को अभी तक डोनेटर टैटू के नए मालिक के बारे में नहीं पता था। 2 हफ्ते बीत गए और अभी सेगी की ताकत काफी बढ़ गई थी, और अब छत से छत पर ऐसे कूद सकता था जैसे किसी मार्शल आर्ट मास्टर की तरह। उस समय वो एक ऐसे क्रिमिनल का पीछा कर रहा था जो इलीगल टैटूज चुरा कर बेचता था। वो आदमी जितना भी भागता, सेगी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, जैसे कोई उधार वसूलने वाला अपने कर्जदार के पीछे भाग। जब उस आदमी को समझ आ गया कि वो बच नहीं सकता, तो वो पलटकर पूरी ताकत से लड़ने लगा, लेकिन सेगी ने आसानी से उसके अटैक डोज किए और उसके पेट में जोरदार वार किया, और वहीं लड़ाई खत्म हो गई। सेगी की परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन लड़ते समय उसका शरीर अभी भी बहुत टाइट रहा था, जो एक बड़ी गलती थी। उसे अपने बॉडी को रिलैक्स करना था ताकि उसकी स्पीड और रिएक्शन और बेहतर हो सके और उसकी ताकत और भी बढ़ सके। फिर भी इस बात से हैरान थी कि सेगी ने सिर्फ 2 हफ्तों में टैटू को इतनी तेजी से सीख लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगली जानवर जिसे अभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, उसे अचानक उसका सही मालिक मिल गया हो। सब कुछ धीरे धीरे ठीक चल रहा था और तीनों स्कूल भी जा रहे थे। हाल ही में टैगो की बॉडी में भी एक बड़ा चेंज आया था। वो पहले ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी और उसका शरीर बहुत हल्का लगने लगा था, जैसे उस पर कोई वजन ही नहीं हो। इजी को लगा कि शायद उसका टैटू एक्टिवेट हो गया है। तभी टॉम का अर्जेंट कॉल आया और उसने बताया कि व्हाइट रोजी यूनिट से डिस्ट्रेस सिग्नल आया है। इजी के अलावा भी काफी अमेरिकन मिलिट्री के लोग जापान में काम कर रहे थे, और उनमें से एक इजी की करीबी दोस्त लीसा भी थी, लेकिन वो भी कैलेस्टीन ग्रुप के निशाने पर आ गई थी। अचानक टाव को एक डरावने कमरे के अंदर प्रोटेक्ट हुई जैसे कोई शैडो हो, और उसने एक एक करके सोल्जर्स को मारना शुरू कर दिया। वो इतनी तेज चल रही थी कि उसकी स्पीड को समझ पाना नामुमकिन था। कई बार उसका शरीर ऐसा दिख रहा था जैसे उसकी मल्टीपल इमेज बन रही हो, और कोई भी उसकी मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। लिसा के 4 लोगों की टीम ने पूरी कोशिश की उसका सामना करने की, लेकिन वो सब बहुत आसानी से खत्म कर दिए गए। सिर्फ लिसा ही थी जो थोड़ी देर तक फाइट कर पाई। उसका टैटू हवा को एक ऐसे मटेरियल में बदल सकता था जो एक्सप्लोर कर सके, और वो उसी पावर का इस्तेमाल करके अपने अटैक कर रही थी। लेकिन टाओ को उनकी तुलना में बहुत अलग लेवल पर थी, और ऊपर से उसके पास वो खतरनाक तलवार भी थी। वो तलवार न सिर्फ बहुत तेज थी, बल्कि उससे निकलने वाली हवा इतनी स्ट्रांग थी कि वो सामने की चीजों को चीर सकती थी, और उसकी ब्लेड इतनी मजबूत थी कि शील्ड जैसी चीज भी बेकार लगती। लीजा के एक्सप्लोजन उस पर लगभग बेसर थे। लीसा ने एक स्मार्ट मूव किया और फायर एक्सटिंग्विशर पर वार किया, जिससे गैस बाहर निकल गई और सामने वाले की नजर धुंधली हो जाए ताकि उसे अटैक करने का मौका मिल सके। लेकिन उसकी सारी चालाकी इस पर खतरनाक किलर के सामने बेकार साबित हुई, जो सिर्फ अपने मिशन को पूरा करने के बारे में सोच रही थी। आखिर में लीसा पूरी तरह दब गई और कॉर्नर में फंस गई। उसी समय स्कूल में जैसे इजी को ये खबर मिली, उसने तुरंत अपना टैटू एक्टिवेट किया। कुछ गड़बड़ महसूस करके सेगी भी उसके पीछे गया। जब वो एक ऊंची बिल्डिंग पर पहुंचे तो अचानक इजी का शरीर भारी हो गया और वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसके ऊपर बेहमोद खड़ा था, जिसने पहले से ट्रैप लगा रखा था ताकि वो उसे रोक सके और प्लान में दखल ना दे सके। जब उसे यकीन हो गया कि इजी हिल नहीं सकती थी, तो वो वहां से चला गया। ये साफ नहीं था कि वो ट्रैप सिर्फ इजी के लिए था या सेगी।
उससे बच गया, लेकिन जब सेगी वहां पहुंचा तो उसे कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। इजी को अपनी चिंता नहीं थी और उसे सेगी को उस बिल्डिंग की तरफ जाने को कहा जहां एक्सप्लोजन हुआ था। जैसे ही सेगी अंदर गया, उसने ऐसा सीन देखा जिसे वो सहन नहीं कर पाया। पूरा कमरा खून से भरा था और उसके लिए, जो हमेशा शांति में रहा था, ये बहुत ज्यादा था। उसने खुद को संभाला और अंदर बढ़ गया ताकि लीसा को ढूंढ सके। आवाजों को फॉलो करते हुए वो रूफ टॉप तक पहुंच गया। वहां लीसा पूरी तरह से हार चुकी थी और ताउको के कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसका शरीर पर एक भी चोट नहीं थी। ये सब देखकर सेगी अपना कंट्रोल खो बैठा और गुस्से में उस पर हमला करने दौड़ा, लेकिन ताउको ने अपनी तलवार से हवा का एक तेज और वार किया जिससे सेगी सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसी समय पर टॉम वहां पहुंच गया और उसने उसे पकड़ लिया। सेगी वापस जाकर लड़ना चाहता था, लेकिन टॉम ने उसे रोक लिया क्योंकि सेगी एक सीक्रेट था जिसे सामने नहीं आना चाहिए था। वो रिस्क नहीं ले सकता था कि लीसा उसे देख ले, इसलिए दोनों बस देखते रहे और लीसा को वहां से ले जाया गया। टॉम के दिमाग में सवाल आया कि सेलेस्टियन इतनी तेजी से अग्रेसिव क्यों हो रहा है और क्या वो सीधा वॉर करना चाहता है। लेकिन सेगी के पास ये सोचने का समय नहीं था। वो वापस स्कूल की तरफ गया और फेंस पार करके अंदर आया जहां टाओको ने उसे पकड़ लिया। वो जानना चाहती थी कि वो दोनों कहाँ गए थे। उसी समय सेगी के दिमाग पर वो खून से भरा सीन वापस आ गया और वो अपना कंट्रोल खो बैठा और टाओको पर चिल्ला पड़ा। कुछ देर बाद उसे समझ में आया कि वो अपने आप ही में नहीं था और ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तब तक टाओको इस बात से बहुत हर्ट हो चुकी थी। टाओको ये सोचने लगी कि वो किसी इंसान को सच में कैसे समझ सकती है। उसके पास खड़ी उसकी दोस्त ने मजाक में कहा कि वो अपने शरीर को ही वेपन की तरह इस्तेमाल करे क्योंकि कोई भी लड़का उसे इग्नोर नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ इसी थोड़ी देर इमोशनल होने के बाद खुद को संभालती है और फिर वापस उस जगह को चेक करने लगती है। वहाँ लीसा की कैप और यूनिफॉर्म देखकर उसके अंदर गुस्सा फूट पड़ा और वो तुरंत बैकअप बुलाती है और अपने पास मौजूद हर रिसोर्स का इस्तेमाल करके दुश्मनों की लोकेशन ट्रैक करने लगती है। जब सब कुछ तैयार हो गया तो निकलने से पहले उसने एक अजीब काम किया और सेगी को चेन से बांध दिया। ना सेगी और ना ही टाओ को समझ पाए कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें गलत लगा कि वो अपने ही साथी के साथ ऐसा कैसे कर रहे हैं। तब टॉम ने समझाया कि नॉर्मली तो सेगी को यूनाइटेड स्टेट ले जाना जरूरी था क्योंकि डेनोटो टैटू, या यूं कह लो कि खुद सेगी ही बाकी सभी टैटू को समझने की है। वो उसे दुश्मनों के साथ नहीं लगने दे सकते। जापान में रहने देना ही उनके लिए सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज था और ये उसकी ही कीमत थी। टाओको को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए सबसे जरूरी था सेगी के साथ रहना। जगह मायने नहीं रखती थी और नई सिचुएशन, वो बस उसके साथ रहना चाहती थी। उसकी यह हालत ऐसी थी कि जैसा उसे किसी भी हालत में अलग नहीं किया जा सकता। ये सब सुनकर सेगी ने न सिर्फ इसे चेंज को मारने से मना कर दिया बल्कि उसका जोश और बढ़ गया। उसने कहा कि उसका और टाओको का रास्ता वही तय करेंगे और कोई उसमें दखल नहीं देगा। फिर उसने अपनी ताकत से अपने हाथ को चेन से छुड़ा लिया। इस दौरान निकले खून ने उसके टैटू को एक्टिवेट कर दिया और टॉम को वो तुरंत हरा देता है। इसके बाद वो दोनों इजी के बैटलफील्ड की तरफ निकल पड़े। जब इजी को टॉम से एक खबर मिलती है तो वो बस गहरी सांस लेती है और सोचती है कि उसे जल्दी से अपनी लड़ाई खत्म करनी होगी इससे पहले कि वो दोनों वहां पहुंच जाएं। उधर सेलेस्टन के कॉन्वे में वो लोग लीसा को जापान से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी रास्ते के बीच में कोई खड़ा दिखाई देता। पहले तो उन्हें लगा कि कोई पागल है जो मरना चाहता है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो इजी थी। ड्राइवर ने तुरंत अपना टैटू एक्टिवेट करना शुरू कर दिया और इजी ने भी वही किया। उसके मन में साफ था कि अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे कोई भी माफी क्यों ना मांगे। जैसे ही दोनों की तरफ के लोग अब आमने सामने हुए तभी कार्गो से एक तलवार बाहर निकलकर हवा में चल गई और ये जैसा लड़ाई शुरू होने का सिग्नल था। बहमूद ने अपनी वाइफ को पूरी ताकत से चलाया और जहां भी वो लगती वहां लोग मारे जाते। इंसान उसके सामने बहुत कमजोर थे, जैसा कागज फट जाता है। ताओको भी किसी से कम नहीं थी। उसके हाथ में तलवार थी और जहां वो जाती वहां मौत साथ चलती। उसकी एक स्विंग में भी कोई भी सोल्जर बच नहीं पाता। वो बैटलफील्ड में ऐसे घूम रही थी जैसे मौत खुद जिंदा हो। चारों तरफ अलग अलग जगहों पर प्रैक्टिकल सोल्जर्स खड़े थे और सब मिलकर दुश्मनों पर अटैक कर रहे थे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा था। ये साफ था कि नॉर्मल इंसानों और ऐसे ताकतवर लोगों का बीच का फर्क बंदूक से नहीं बढ़ा जा सकता। अगर बैटलफील्ड में कोई अच्छी बात थी तो बस इजी की मौजूदगी थी। इजी ने अपनी क्लोज कॉम्बैक्ट स्किल और गन के सही इस्तेमाल से बहमूद पर कई सारे निशान लगाए और उसे हिट भी किया, लेकिन इतना काफी नहीं था उसे गिराने के लिए। फिर भी उसका थोड़ा पीछे और दर्द महसूस करना ये दिखा रहा था कि उस पर असर हो रहा है। दूसरी तरफ बैटलफील्ड में किसी फैंटम जैसी थी। उसका पूरा शरीर कभी दिखता तो कभी गायब हो जाता और उसकी मूवमेंट को पकड़ना बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि टॉम जो घर से हाईटेक सिस्टम के जरिए सब देख रहा था वो भी उसकी स्पीड को ट्रैक नहीं कर
पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सोल्जर्स को कैसे गाइड करे ताकि वो उस लेवल पर लड़ सके। तब उसके पास अचानक सेइगी आ गया। वो अभी अभी इल के अटैक से बुरी तरह घायल हुआ था। अब दोनों आमने सामने थे और ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी बल्कि सोच और इरादे की टक्कर थी। इल ने अपनी तलवार को बहुत तेजी से सेइगी पर चलाना शुरू किया, जैसे कोई लगातार वार करता हो। लेकिन इस बार सेइगी सिर्फ बच नहीं पा रहा था। उसने अपने हाथ में वैक्यूम एनर्जी इकट्ठा की और एक ही वार में इल की तलवार तोड़ दी। कुछ पल के लिए लगा कि अब हालात उसके फेवर में है, लेकिन इल ने अपनी अनप्रिडिक्टेबल स्पीड का इस्तेमाल किया और सीधे उसके चेहरे पर जोरदार किक मारी। उस मुश्किल समय में टाओको ने कम्युनिकेशन डिवाइस सेइगी की तरफ फेंका, जिसमें टॉम की आवाज आ रही थी और वो उसे बता रहा था कि इल को कैसे हराना है। उसने बताया कि उसकी पावर इंटरमिडियसी पर बेस्ड है, जिससे वो किसी भी चीज के आर पार जा सकती है और अचानक सामने आकर अटैक कर सकती है। ये सुनकर सेइगी ने आंखें बंद की और कोशिश की कि वो उसकी मूवमेंट को महसूस कर सके, लेकिन ये तरीका काम नहीं आया और इल ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उसका खून बहने लगा और दर्द से उसका शरीर जवाब देने लगा। जब इल उसे खत्म करने वाली थी तब टाओको गुस्से में उसके सामने आ गई और उसके माथे पर बना टैटू एक्टिव हो गया। वो सिर्फ सेइगी को बचाने के लिए लड़ रही थी। उसी वजह से सेइगी थोड़ी देर के लिए बच गया, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई और इल ने उसे एक जोरदार किक मार कर दूर फेंक दिया, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई। उसी समय सेइगी को अंदर से एक आवाज सुनाई दी जो उसे उकसा रही थी कि वो अपनी पावर से सब खत्म कर दे, लेकिन सेइगी ने उस आवाज को मानने के बजाय उसे चुप रहने को कहा। उसने जमीन पर हाथ मारा और अपना वैक्यूम एक्टिवेट कर दिया। जहां इल और टाओ को खड़ी थी वहां जमीन अचानक धंस गई। सेइगी तेजी से आगे बढ़ा और इल के तलवार को पूरी तरह तोड़ दिया और फिर एक जोरदार वार से उसे नीचे गिरा दिया। इसके बाद उसने ताओको को पकड़कर सिर्फ नीचे उतारा। इल पूरी तरह थक चुकी थी और जमीन पर गिरकर हार मान ली। सेइगी उसे खत्म करने वाला था कि अचानक एक अजीब सा क्रोसिएड वुल्फ कैट बीच में आ गया। उसका चेहरा इतना अलग था कि सेइगी उस पर हमला नहीं कर पाया। ये फैसला सही साबित हुआ क्योंकि उसके पीछे आर्या आ चुकी थी। सेइगी का बहुत खून बह चुका था और वो थक कर गिरने वाला था, लेकिन आर्या ने उसे मौका का फायदा उठाकर उसे खत्म नहीं किया। लेकिन उसे खत्म करने के बजाय आर्या उसके पास आई और उसे गले लगाकर उसके होठों पर किस कर दिया। उस किस में कुछ ऐसा था जिसने सेइगी की सारी थकान को एक पल में खत्म कर दिया। उसने उसे चेतावनी दी कि वो वैक्यूम का इस्तेमाल करते समय ज्यादा केयरफुल रहे, क्योंकि अगर उसने कंट्रोल नहीं किया तो ताओको और इल दोनों मर सकते थे। दूसरी तरफ इजी ने बहमूद के साथ खेलना बंद किया और अपनी एयर कंप्रेशन टेक्निक को बुलेट के साथ यूज करना शुरू किया। अब उसकी हर गोली बहुत तेज और बहुत खतरनाक हो गई थी, इतने कि बहमूद जैसा स्ट्रॉन्ग इंसान भी उसे रोक नहीं पा रहा था। एक के बाद एक नए शॉट्स लगने के बाद उसका शरीर टूट चुका था और वो गिर पड़ा। लेकिन उसी समय इजी को वही भारीपन महसूस हुआ जो उसने पहले बिल्डिंग में महसूस किया था। बहमूद ने फिर से वही ट्रिक इस्तेमाल की। वो मुस्कुराया और गन उठाकर उसे खत्म करने वाला था कि अचानक एक जोरदार किक उसकी पेट में लगी और वो दूर जाके गिरा। ये लिसा ही थी जो वापस आ चुकी थी। पास के सोल्जर्स ने मौका देखकर उस पर लगातार गोलियां चला दी। शायद वो उसे खत्म कर ना पाए, लेकिन उसे दर्द जरूर हो रहा था। इसके बाद इजी और लिसा दोनों ने मिलकर उसे किक्स और स्टॉम्प से दबा दिया। बहमूद के लिए बहुत बुरा दिन था क्योंकि उसने गलत लोगों को छेड़ दिया था। लेकिन जैसे ही वो उसे खत्म करने वाले थे तभी आर्या और इल वहां आ गए। उनके आने से ही सब रुक गया। लिसा कुछ बोलने वाली थी, लेकिन एक बहुत भारी प्रेशर उन सब पर आ गया। आर्या के पीछे एक बहुत ही बड़ी डरावनी शैडो थी जो सेगी की अंदर वाली पावर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। उस पावर के सामने कोई कुछ कर नहीं सकता था। इसके लिए सबको बस देखते रहना पड़ा और आर्या अपने लोगों को लेकर वहां से चली गई। सेगी को लगा कि अब वो उस खतरनाक लड़की से कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगली सुबह वो शहर में घूमते हुए फिर से आर्या और इल से टकरा गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, टाओको ने उसे पीछे कर दिया। वो खुद को उसका बॉडीगार्ड मान रही थी और वो आर्या से बात क्लियर करना चाहती थी। लेकिन ये लड़ाई किसी खतरनाक फाइट की जगह पिंग पोंग मैच में बदल गई। ये मैच देखने में सिंपल था, लेकिन खेलने का तरीका बिल्कुल अलग था। टाओको ने पूरी कोशिश की कि वो आर्या से ना हारे, लेकिन ज्यादा कोशिश करने की वजह से वो खुद ही हार गई और बेहोश हो गई। हारने की सजा अजीब थी और उसे अब तक परेशान किया गया जब तक वो पूरी तरह बेहोश नहीं हो गई। सेगी ये सब देखता रहा और उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उसने आर्या से पूछा कि टैटू असल में क्या है और उनकी पूरी पावर कैसे खोली जाती है। आर्या ने सीधा जवाब देने की बजाय उसे पूछा कि वो ये पावर क्यों चाहता है और उसका मकसद क्या है। सेगी ने कहा कि वो उसे और उसके जैसे लोगों को रोकना चाहता है ताकि दुनिया खराब ना हो। इस पर आर्या ने कहा कि अगर सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से हुआ तो दुनिया में शांति होगी और कोई वॉर नहीं होगी। उसके बाद सुनकर सेगी चुप हो गया और वही बात खत्म हो गई। इसके बाद वो घर गया और इजी और टॉम से मिला। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट भी टैटू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना चाहता है और सबसे ताकतवर बनना चाहता है। ये न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा सेफ तरीका है, लेकिन अभी तक ये प्लान आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा था।
दूसरी तरफ किंगडम इस रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और उनकी प्रोग्रेस कहीं ज्यादा थी। सेगी ने साफ और सीधे शब्दों में कहा दिया कि वो अमेरिका के इस प्लान में जरा भी साथ नहीं देगा जिसमें वो खुद को भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका मकसद सिर्फ एक था और वो था वॉर को रोकना। इसके बाद से सेगी के लिए शांति से जीना लगभग नामुमकिन हो गया था। कुछ ही दिन शांत बीते थे कि अचानक एक मिस्टीरियस इंसान ने उसे किडनैप कर लिया। इसी उसे ढूंढने के लिए पागलों की तरह छतों पर कूदती हुई उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके पास एक फोन कॉल आया। उसने कॉल उठाया और दूसरी तरफ की आवाज सुनते ही वो एकदम रुक गई। वो उसे ब्लड कहती थी और वही सेगी को लेकर गया था। उसने बताया कि वो बस कुछ समय के लिए सेगी को अपने पास रख रहा है और सुबह तक उसे सही सलामत वापस कर देगा। उसकी बात सुनकर इजी ने उसका पीछा करना बंद कर दिया। जब सेगी को होश आया तो उसने खुद को एक ऐसी जगह पाया जो पूरी तरह बाहर की दुनिया से अलग थी। ब्लड ने बताया कि किंगडम का एक टैटू रिसर्चर फैसिलिटी है। ये जगह बहुत खतरनाक थी जहाँ कई लोगों को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था। ब्लड को ये सब इसलिए पता था क्योंकि वो पहले उस कम्युनिटी का हिस्सा रह चुका था जो टैटू यूजर की इलाइट टीम थी। लेकिन जब उसे लगा कि किंगडम गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसने उन्हें छोड़ दिया और अपने हिसाब से एग्जिस्ट करने लगा। वो काफी समय से इस जगह को खत्म करना चाहता था और अब इस बात पर डिपेंड करता है कि आज के बाद ये जगह रहेगी या नहीं। इसमें सेगी की भूमिका बहुत जरूरी थी। ये सुनकर सेगी के अंदर जोश आ गया और उसने सीधा दीवार तोड़कर अंदर घुसना शुरू कर दिया। लेकिन बीच में ब्लड ने अचानक उसे किक मार दी और जैसे ही सेगी कुछ बोलने वाला था तभी एक गोली उसके पास से गुजर गई। वहां दो सोल्जर्स आ गए थे जिन्हें ब्लड ने तुरंत खत्म कर दिया। उसने सेगी को सिखाया कि सबसे पहले दुश्मन की मौजूदगी को महसूस करना सीखना, वरना मरने से पहले तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सेगी इस बात से काफी एक्साइटेड हो गया क्योंकि ब्लड ने भी अभी तक अपनी सील्ड स्टेट भी एक्टिवेट नहीं किया था और फिर भी वो इतना स्ट्रांग था। उसने ब्लड से उसकी पावर और आर्या के बारे में पूछा। ये भी जानना चाहा कि ऐसे कितने लोग हैं। ब्लड ने बताया कि ऐसे कुल 4 लोग हैं। जेनेटो टैटूस दुनिया में 4 जगह फैला हुआ है। किंगडम के पास 2 हैं, यूनाइटेड स्टेट के पास 1 है और यही वजह है कि अमेरिका पीछे रह गया और ज्यादा डेस्परेट हो रहा है। आर्या का जापान आना भी उसी चौथे टैटू की वजह से था। इतना कहने के बाद वो दोनों एक खाली कमरे में पहुंचे। ऊपर से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी जो किसी खतरनाक इंसान की लग रही थी। वो जीनियस था जो खुद को बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानता था और सोचता था कि उसके सामने बाकी सब बेकार है। लेकिन ब्लड के लिए वो बस एक कमजोर दिमाग वाला इंसान था जो खुद की तारीफ में लगा रहता है। ब्लड की बात सुनकर जीनियस गुस्से में आ गया और उसने अपने बनाए हुए मॉडिफाइड इंसानों को बुला दिया जो टैटूज की पावर से बने थे। वो असली नहीं थे लेकिन जीनियस का दावा था कि उनकी ताकत असली जैसी ही है। और इतना ही नहीं, अगर वो लोग बेहोश हो जाते या थोड़ी देर के लिए भी इनएक्टिवेट रहते तो उनके शरीर में लगे बम फट जाते। इसलिए ब्लड और सेगी जैसे लोगों के लिए उन्हें बेहोश करना भी लगभग नामुमकिन था। जीनियस से ये बात जानने के बाद भी ब्लड ने सेगी को भरोसा दिलाया कि वो हर एक इंसान को बचाएगा। ब्लड के लिए उन्हें मारना बहुत आसान था। बिना अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल किए भी वो एक ही पंच में सबको पीछे धकेल सकता था। दोनों मिलकर परफेक्ट टाइम के साथ लड़ रहे थे और प्रेशर को आपस में बांट रहे थे। कुछ देर बाद ब्लड ने खुद को रोकना बंद कर दिया और उसका वॉइड मेकर बहुत खतरनाक तरीके से एक्टिवेट हो गया। उसके टैटू की स्पिरिट सामने आ गई और सेगी पर इतना दबाव पड़ा कि वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि सारे मॉडिफाइड इंसान जमीन पर गिरे हुए थे और बेहोश थे। ये देखकर जीनियस ने उंगलियां चटकाई ताकि बम फट जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं क्योंकि लड़ाई के दौरान ब्लड ने हर इंसान के शरीर में लगे बम को ढूंढ कर निकाल दिया था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके बाद ब्लड ने जीनियस के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसका असिस्टेंट उसके सामने आ गया और उसकी जगह मरने को तैयार हो गया। जीनियस को जो हमेशा पागलों की तरह बिहेव करता था वो अभी आगे आकर उसे बचाने लगा और खुद को मारने के लिए कहने लगा। ये सब देखकर सेगी को अंदर से फील हुआ, लेकिन ब्लड पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसके हिसाब से सिर्फ वो नहीं होता जिसके पास जस्टिस और पावर हो, बल्कि वो होता है जो अपने बिलीफ पर अड़ा रहे और दूसरों को भी मानने पर मजबूर कर दे। अगर खुद पर पूरा भरोसा ना हो तो कोई स्ट्रॉन्ग दुश्मन के खिलाफ आखिर तक लड़ नहीं सकता। ये कहकर ब्लड ने दोनों पर हमला किया, लेकिन उन्हें मारा नहीं, सिर्फ बेहोश कर दिया। क्योंकि शुरू से ही उसका जस्टिस ऐसा था जिसमें मारना जरूरी नहीं था, स्ट्रॉन्ग लोगों को कम, वीक लोगों को बचाना और उन पर दया दिखाना है। इसके बाद ब्लड ने सेगी को सिखाना शुरू किया कि वो अपने वैक्यूम को सही तरीके से कैसे कंट्रोल करे। वो बार बार बड़े ब्लैक होल नहीं बना सकता था क्योंकि क्लोज कॉम्बैट वाले दुश्मनों के सामने वो बेकार हो जाता है और खुद को ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। ब्लड ने एक बाल का छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे दिखाया जिसमें बहुत छोटे छोटे बराबर होल भरे हुए थे। उसने समझाया कि अगर सेगी इतने छोटे प्रोकेशंस हासिल कर ले तो वो आसानी से किसी को खत्म या कंट्रोल कर सकता है।
ब्लड ने तय किया कि वो सेगी को सब कुछ सिखाएगा और कुछ भी नहीं छुपाएगा। सेगी को समझ में आ रहा था कि वो उसके लिए इतना क्यों कर रहा है। इसका जवाब उसे बाद में मिलने वाला था। ब्लड खुद एक रहस्यमय इंसान था जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। किंगडम में आने से पहले वो यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री में कर्नल था और वही इंसान था जिसने इजी को ट्रेन किया था। इजी को यकीन नहीं था कि ब्लड ने सच में अपने देश को धोखा दिया है। जरूर कोई मजबूरी रही होगी। ब्लड ने कभी अपने फैसले का कारण नहीं बताया। शायद उसे भरोसा था कि इजी को समझ जाएगी। उसने उसे ये भी बताया कि अब टैटूज वाले जो पुराने रूइंस हैं वो सिर्फ टैटूज पाने की जगह नहीं रह गई, बल्कि अब वो कुछ और भी बन चुके हैं। अब वो रूइंस सिर्फ वो जगह नहीं रह गए थे जहाँ लोग टैटू पाते थे, बल्कि अब वो ऐसी चीज बनने वाले थे जो पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकते थे। आर्या पहले ही चौथे रूइन तक पहुंच चुकी थी और अब उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन था। ब्लड को आने वाले बड़े बदलाव के लिए पहले से तैयारी करनी थी। जाने से पहले उसने इजी से कहा कि वो सेगी का अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि उसका सफर अभी लंबा है और उसे रास्ते में भटकने नहीं देना चाहिए। सेगी ने भी किसी को निराश नहीं किया। उसने बहुत मेहनत से ट्रेनिंग की और घर पर भी कभी आराम नहीं किया। खुद को इतना पुश करता था कि थककर जमीन पर गिर जाता। टाउको ने इसे एक मौके की तरह देखा और सोचा कि अब वो अपने दिल की बात पूरी तरह से पक्का कर ले, ताकि बाद में सेगी चाहे भी तो उसे दूर ना कर सके। लेकिन सही समय पर सेगी उठ गया और उसका प्लान पूरा नहीं हो पाया, वरना उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती। कुछ समय बाद यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री ने एक बड़ा प्लान बनाया जिसमें वो किंगडम की प्रिंसेस पर हमला करने वाले थे जब वो एक रूइन पर कब्जा कर रही होगी। इस मिशन में जापान में मौजूद लगभग सभी शील्ड फाइटर्स को बुलाया गया। ये सभी बहुत एक्सपीरियंस्ड और स्ट्रॉन्ग लोग थे जिन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी थी। इनके साथ काफी टैटू क्लोन वॉरियर्स भी थे जो भले ही पूरी तरह शील्ड जितने स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन फिर भी लड़ाई में काम आ सकते थे। इतने बड़े मिशन में सेगी का शामिल होना जरूरी था क्योंकि उसकी मौजूदगी ही दुश्मनों पर प्रेशर डालती थी। इस टीम को कोलोनल सैंडर्स लीड कर रहा था, जो टेक्निकली अब ब्रिगेडियर जनरल बन चुका है, लेकिन फिर भी चाहता था कि लोग उसे कोलोनल ही बुलाए। दूसरी तरफ ब्लड अपने काम में बिजी था। उसे इस आने वाली लड़ाई के बारे में पता चला और वो इसे रोकना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि वो अपने काम के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पर था और अगर वो अभी रुकता तो सब बेकार हो जाता। जैसे रूइन सामने आए, सैंडर्स ने अपने सोल्जर्स को अटैक शुरू करने का ऑर्डर दिया और गोलियों की बारिश कर दी। ये अटैक दुश्मन को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि बस एक तरह का सिग्नल देने के लिए था। जिसके बाद शील्ड फाइटर्स एक एक करके नीचे उतरे। रूइंस के अंदर एक ग्रुप बाहर आया जिसमें सिर्फ लेडीज थी और उन्हें लीड कर रही थी कैल, जो ब्राह्मण स्क्वाड की वाइस कैप्टन थी। अमेरिकन साइड से जॉनसन सबसे पहले आगे बढ़ा। वो काफी कॉन्फिडेंट था, लेकिन अचानक अगले ही पल उसका सिर जमीन पे गिर गया। किसी को समझ में नहीं आया कि ये कैसा हुआ क्योंकि कैल ने तो जैसा कोई मूवमेंट किया ही नहीं। यहीं से असली लड़ाई की शुरू हो गई। कैल के साथ जो मेट्स थी वो ऑफिशियली सील्ड नहीं थी, लेकिन उनकी ताकत, स्पीड और रिएक्शन किसी सील्ड से कम नहीं थी। यहाँ तक कि इजी भी हैरान थी कि सामने वाला इंसान बिना इंडिपेंडेंट टैटू के इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। कैल के सामने मेजर वांग आया, जो एक बहुत ही अच्छा शूटर था। उसकी गोली सीधा नहीं जाती थी बल्कि हवा में रुक जाती थी और फिर एक साथ आगे बढ़ती थी। एक गोली से बचा जा सकता था, लेकिन जब सारी गोलियां एक साथ चलती थी तो उनसे बचना मुश्किल था। उसे इस बात का कॉन्फिडेंस था, लेकिन कैल बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने गोलियों को काटा नहीं बल्कि उन्हें वापस उसकी तरफ मोड़ दिया और उसे चोट पहुंचाई। वैंग ने फिर से पूरा मैगजीन खाली कर दिया, लेकिन फिर भी कैल अपनी जगह से हिला तक नहीं। कैल ने सिर्फ एक नजर से वैंग को पेड़ के साथ दबा दिया। दबाव इतना ज्यादा था कि पेड़ का तना अंदर की तरफ मुड़ गया और फिर बीच में से टूट गया। वैंग पूरी तरह लड़ाई से बाहर हो गया और कहानी से भी जैसे हट गया। ये देखकर सेगी आगे बढ़ना चाहता था ताकि वो खुद कैल से लड़ सके, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो प्रिंसेस को पकड़ ले तो दोनों तरफ का नुकसान कम हो सकता है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, कैल अचानक उसके पीछे आ गई और उसे वहीं रुकने के लिए कहा। उसने साफ कहा कि अगर वो आगे बढ़ा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। उसी समय उसके चारों तरफ तलवार के वार होने लगे। ये वार बहुत सटीक, इतने कि वो उसे हिला ना सके, लेकिन जानलेवा भी हो, बस इतना कि वो फाइट ना कर पाए। ऊपर से सैंडर्स ये सब देख रहा था और उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। किसी के बारे में सुनना और उसे अपनी आंखों से देखना, दोनों में बहुत फर्क होता है। रूइंस के अंदर आर्या को खबर मिली कि बाहर काफी ताकतवर दुश्मन हमला कर रहे हैं। उसने कैल को ज्यादा थकने से बचने के लिए कहा, इल को अपनी पावर देने का फैसला किया और साथ ही इल और टाउको के बीच का टैटू कनेक्शन तोड़ दिया। इसका मतलब अब इल लड़ नहीं सकती थी, लेकिन टाउको को उससे कोई पावर नहीं मिलेगी। बाहर पहले से ही अमेरिकन साइड के लिए हालात खराब थी और इल के आने से सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो गई। उसने एक जंगली जानवर जैसी चीख निकाली और उसके आसपास काला धुआं फैल गया। जब वो धुआं हटा तो वहाँ एक बहुत बड़ा बीस्ट खड़ा था। वो आसमान में उछला और एक एक करके सारे एयरक्राफ्ट को गिराने लगा।
जहाँ सैंडर्स और टाको खड़े थे वो जगह सेफ नहीं थी। सैंडर्स ने तुरंत टाको को अपने कंधे पर उठाया और वहां से कूद गया। नीचे उतरकर उसने उसे दूर सोल्जर को दे दिया और को सीधे केल की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वो उसे और लोगों को मरने नहीं दे सकता था। इसी बीच इजी भी आ गई और उसने सपोर्ट देना शुरू कर दिया। सैंडर्स के पास रेनफोर्समेंट टैटू था जिससे वो दूर से एयर पंचेस मार सकता था, लेकिन ये भी काफी नहीं था। कुछ देर लड़ने के बाद दोनों को समझ आया कि कैल अपने चारों तरफ कई एयर शील्ड्स बना चुकी है जो हर अटैक को रोक देती है। चाहे सैंडर्स कितना भी पंचेस मारे या इस कितनी भी फायरिंग करे, कोई असर नहीं हो रहा था। दोनों तरफ से फाइट बराबर चल रही थी। तभी अचानक कैल को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसके पेट पर जोरदार वार लगा। इसने उसकी आसपास की हवा में ऑक्सीजन कम कर दी थी। ये मूव स्मार्ट था लेकिन खतरनाक भी, क्योंकि इससे कैल गुस्से में आ गई और उसने अपना पावर मूव इस्तेमाल किया। उसने एक शील्ड बनाई जो हवा को अपनी तरफ खींचती है और फिर उसे चारों तरफ ब्लास्ट कर दिया। सैंडर्स तो बच गया लेकिन इज को सीधा हिट लगा। सैंडर्स को लगा वो मौका है, वो आगे बढ़ा अटैक करने के लिए, लेकिन अचानक उसके हाथ से खून निकला और उसकी बाजू कटकर जमीन पे गिर गई। तब उसे समझ में आया कि कैल असल में कितनी खतरनाक है और उसकी तलवार कितनी तेज है। अब लड़ाई का रिजल्ट लगभग तय हो चुका था। कैल ने सैंडर्स की आंखों पर वार किया और वो पूरी तरह अंधा हो गया। ये देखकर इजी को डर नहीं लगा, लेकिन उसे समझ में आ गया कि टैटू की रेस में यूनाइटेड स्टेट पूरी तरह पीछे रह चुका है। उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जो कैल जैसे मॉन्स्टर को हरा सके। वो एक बिल्कुल अलग लेवल पर थी, इस जमीन पर गिरने वाली थी और सोच रही थी कि शायद अब बचने का सही तरीका है। तभी अचानक एक गाड़ी तेज रफ्तार से वहां से गुजरी। कैल ने उस गाड़ी को भी एक ही वार में दो हिस्से कर दिए और आगे देखा, वहां ब्लड खड़ा था। कॉर्नल सैंडर्स की टीम को लगा था कि वो लोग एम्बश कर रहे हैं, लेकिन असल में पूरा प्लान एरिया का था ताकि वो ब्लड को बाहर निकाल सके। सेगी उसे देखकर खुश हो गया, लेकिन तुरंत ही सिचुएशन बदल गई। उसके पीछे आर्या आ चुकी थी। उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि ये किसी को नहीं पता था। जब वो जमीन को कंट्रोल कर रही थी, उसने जमीन से एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी और फिर मिट्टी के भाले बनाकर सीधे सेगी के हाथ में घुसा दिया। उसने साफ बता दिया था कि आज क्या होने वाला है। वो सेगी और ब्लड दोनों को मारना चाहती थी ताकि उनके दोनों टैटूज अपने पास ले सके। ये उसके प्लान का जरूरी हिस्सा था, लेकिन मेन फाइट शुरू होने से पहले वो टॉर्चर करना चाहती थी, क्योंकि वो उसकी जस्टिस वाली बातों से परेशान हो चुकी थी। उसे लगता था कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं बदलता। दूसरी तरफ ब्लड और कैल सामने आए थे और अचानक ब्लड ने उससे कहा कि वो उससे प्यार करे। ये सुनते ही कैल का चेहरा लाल हो गया। उसने पहले मना किया, फिर मान भी लिया, क्योंकि ब्लड समझ गया था कि वो झूठ बोलते समय अपने बालों से खेलती है। लेकिन इसके बाद ब्लड ने इजी को अपनी तरफ खींचा और कहा कि वो उसी से सच में प्यार करता है। ये सुनते ही माहौल बदल गया। कैल ने गुस्से में बड़े शील्ड्स उनकी तरफ फेंके। ब्लड ने अपने वैक्यूम से उस अटैक को रोक दिया। अब असली लड़ाई शुरू हुई। एरिया को पता था कि ब्लड अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसकी स्पिरिट खत्म हो जाएगी और टैटू उसके शरीर को ही नुकसान पहुंचाएंगे। इसी वजह से इतनी पावरफुल होने के बावजूद डोनेटर टैटू यूजर अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाते। ब्लड सेगी की तरफ सब कुछ एक साथ अब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, इसलिए वो वैक्यूम को छोटे छोटे स्फीयर्स में बांटकर अटैक कर रहा था। कुछ स्फीयर्स अटैक के लिए थे और कुछ केल के शील्ड से टकराकर उन्हें खत्म कर रहे थे। बैटलफील्ड पर अब लीसा ही एक ऐसी अमेरिकन सोल्जर बची थी जो अभी भी लड़ पा रही थी। उसकी फाइट भी आसान नहीं थी, क्योंकि सामने वाला दुश्मन बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अपने स्मार्ट मूव से उसने अपने अपोनेंट को कॉर्नर कर लिया और उसे हरा दिया। हालांकि मरने से पहले उस मेड ने लीसा को एक जोरदार वार मारा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। चारों तरफ देखने पर लीसा ने ब्लड को दूर लड़ते हुए देखा। वो उसकी तरफ जाने वाली थी, लेकिन तभी उसे सैंडर्स दिखा जो मरने के करीब था। तभी लीसा ने तुरंत रेडियो पर ऊपर उड़ रहे आखिरी एयरक्राफ्ट से कांटेक्ट किया और कहा कि अभी सबसे जरूरी है जिंदा लोगों को बचाना, न कि लड़ाई जारी रखना या मरे हुए लोगों को उठाना। उसने उन्हें तुरंत आने को कहा, लेकिन बात पूरी होते ही उसने उन्हें रुकने को कहा, क्योंकि उसके सामने वही बड़ा बीस्ट आ चुका था। अब उसके पास और लियोनार्डो के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें उस बीस्ट से लड़ना ही था, वरना वो बाकी सबको मार देता। वो बीस्ट सिर्फ अपने पंजों से ही खतरनाक नहीं था, बल्कि उसका शरीर बहुत तेज था और उसकी टील भी बहुत अलग तरीके से अटैक कर सकती थी। अगर उस बीस्ट की टील लगातार उनका पीछे ना कर रही होती तो लीसा और लियोनार्डो आराम से उसे मार सकते थे। लियोनार्डो के पास एक अलग तरह की पावर थी, जिससे वो पर्पल क्रिस्टल बना सकता था। ये क्रिस्टल बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे, लेकिन ये बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो सकते थे, और जब लीसा की फायर और एक्सप्लोजन वाली पावर के साथ मिलते तो दोनों मिलकर बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाते। लियोनार्डो अपने क्रिस्टल को लिक्विड जैसा भी बना सकता था और उसे स्वॉर्म की तरह इस्तेमाल करके उसने ई को भी वहीं रोक दिया। लीसा इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत बड़े एक्सप्लोसिव अटैक किए और ई को काफी डैमेज कर दिया। दोनों ही देखने के लिए रुक गए कि क्या वो बीस्ट मर गया। तभी अचानक उसकी टेल फिर से हरकत में आई
और दोनों को जोर से मार दिया। लिसा अभी संभल नहीं पाई थी कि अब बहुत बड़ा पंजा उसके ऊपर गिरने वाला था। उसी पल लेओनार्डो आगे कूद गया और पूरा अटैक खुद पर ले लिया। उसके क्रिस्टल ने उसे और बीस्ट दोनों को एक साथ पकड़ लिया। फिर उसने लिसा को दूर धक्का दिया और खुद ही फायरिंग शुरू कर दी। उसने अपने साथ उस मॉन्स्टर को भी खत्म कर दिया। वापस ब्लेड की फाइट में वो और कैल अभी भी बराबरी से लड़ रहे थे। जंगल के अंदर दोनों एक दूसरे का पीछा करते हुए अटैक कर रहे थे। काफी देर बाद कैल को मौका मिला और उसने ब्लड का हाथ काट दिया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी ब्लड ने लगभग उसका सिर पकड़ लिया। उसके लिए हाथ काटना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने उसे फिर से जोड़ लिया और वो पहले जैसा काम करने लगा। ये देखकर कैल ने कई शील्ड्स एक साथ उनकी तरफ भेजे। ब्लड ने उन्हें तोड़ दिया और एक फ्लैश बैंग फेंका, फिर अचानक तेजी से उसके पास पहुंच गया। कैल ने दूरी बनाए रखने के लिए तलवार चलाई, लेकिन ब्लड ने उसकी तलवार तोड़ दी और जोरदार हमला करके उसे पीछे फेंक दिया। ऐसा लग रहा था कि अब ब्लड के पास एडवांटेज है, लेकिन ऐसा नहीं था। कैल ने अपने टैटू से पावर लेकर एक मजबूत शील्ड बनाया और उसे पूरी ताकत से आगे धकेला। वो अटैक इतना तेज था कि ब्लड रिएक्ट नहीं कर पाया। बस इजी की कोशिश सेइगी को बचाने में फेल हो गई। आर्या ने उसे भी पकड़कर हवा में बांध दिया, जैसे सेइगी को किया था। उसी समय ब्लड जंगल से बाहर गिरा और उसके पीछे कैल आई। उसकी आंखें लाल थी और उसकी तलवार नीली रोशनी दे रही थी। यही उसकी असली ताकत थी। ब्लड ने भी उसे हल्के में नहीं लिया। उसे पता था कि वो वाइस कैप्टन है, लेकिन ब्राह्मण के सबसे ताकतवर मेंबर वही हो सकता है। उसने अपने टैटू से पावर मांगने की कोशिश की ताकि वो पूरी तरह लड़ सके, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दूसरी तरफ कैल ऐसे लड़ रही थी जैसे उसे आखिरकार सही शिकार मिल गया हो। उसका अटैक और तेज और खतरनाक हो गए। उसके शील्ड से टुकड़े हवा में उड़कर अचानक ब्लड पर गिर रहे थे, जिससे बचना बहुत मुश्किल हो गया। आखिरकार ब्लड गिर गया और उसके मुंह से बहुत खून निकलने लगा। ये देखकर इजी घबरा गई और उसने सेगी से चिल्लाकर कहा कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करे। वो बस खड़ा क्यों था? इजी चिल्ला रही थी कि सेगी शुरू से अपने टैटू को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्या की एनर्जी उसे दबा रही थी। उसे क्रिटिकल पल में आखिरकार उसका कम्युनिकेशन उसके स्पिरिट से जुड़ गया। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसका वैक्यूम दुश्मनों के खतरनाक अटैक को पूरा निकल गया। ब्लड ने उसे मौके का फायदा उठाया और कैल को पकड़ लिया। उसे छोटे से पल में उसने उसे खत्म कर दिया, लेकिन उस लड़ाई की कीमत बहुत भारी थी। उसके शरीर के अंदर से नुकीले कांटे बाहर निकलने लगे। ये साफ संकेत था कि उसकी स्पिरिट खत्म हो चुकी है और अब उसका टैटू उसके शरीर को खा रहा है। उसी समय ब्लड चिल्लाया कि उसे अब्सॉर्ब कर लिया जाए। ये सुनकर सेगी ने मना किया और कहा कि उन्होंने ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी कि वो उसे खो दें, लेकिन ब्लड ने उसकी बात नहीं सुनी और सीधा उसके स्पिरिट से बात करने लगा। उसने कहा कि वो जानता है कि वो उसे सुन सकता है और उसे यही करना होगा। आर्या ब्लड के पास आ रही थी और सेगी उसे रोकना चाहता था, लेकिन अभी सैंडर्स ने मिसाइल अटैक का ऑर्डर दे दिया, जिससे आर्या को उसे रोकने के लिए रुकना पड़ा। इसी बीच सेगी का स्पिरिट उसे कंट्रोल से बाहर जाकर ब्लड को अब्सॉर्ब कर लेता है। उस आखिरी पल में ब्लड सिर्फ इजी से माफी मांग पाया। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने आइडियाज के पीछे बिताई थी और अब उसे अफसोस था। ये सब देखकर सेगी और इजी दोनों वहीं खड़े रह गए, जैसे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। आर्या को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने कहा कि वो सेगी को असली दर्द और नफरत दिखाएगी। जैसे उसने कहा, टाओ को जंगल से बाहर आई और सेगी को देखकर खुश होकर उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन उसे पता नहीं था कि ई उसके पीछे है। अचानक ई ने उसे पूरा निगल लिया और फिर इंसान के रूप में बदल गया। ये देखकर सेगी के सामने एक दर्दनाक सीन आ गया। इस बार उसने ना चिल्लाया ना कोई रिएक्शन दिया, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। बाहर से वो शांत था, लेकिन अंदर उसका दिल और दिमाग बिखर चुका था। बैटलफील्ड से लौटने के बाद भी उसकी ये हालत बनी रही। तभी वॉइस मैन वहां आया, जिसने उसे टैटूज की दुनिया से मिलवाया था। वो उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब पूरी दुनिया का फ्यूचर जैसे सेगी के ऊपर आ गया था। उसी समय इजी भी वहां आई और वो वॉइस मैन को पकड़ना चाहती थी। सेगी ने देखा कि इजी का एक हाथ अब नहीं था, जो उस लड़ाई का नतीजा था। वॉइस मैन ने कहा कि वो उसे पकड़ नहीं सकती, क्योंकि वो पहले ब्लड के साथ काम करता था और अब उसके जाने के बाद उसका पूरा काम करना होगा। ब्लड का गोल था दुनिया के सारे टैटूज को खत्म करना, और क्योंकि सेगी ने उसे अब्सॉर्ब किया था, इसलिए उसके अंदर ब्लड की यादें और उसकी सोच का हिस्सा भी आ गया था। अब सेगी उसके पास को देख सकता था। कई साल पहले ब्लड यूनाइटेड स्टेट छोड़कर किंगडम में आ गया था। उस समय उसके पास कोई टैटू नहीं था, लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल बहुत स्ट्रांग थी। उसने कैल के साथ भी लड़ाई की थी और हारने के बाद उसने दिखा दिया था कि उसमें कितना पोटेंशियल है। इसके अलावा उसका शरीर डोनाटर टैटू के लिए परफेक्ट। यूनाइटेड स्टेट के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे चेक किया जा सके, लेकिन किंगडम के पास एक कैपेबिलिटी थी। यहीं से ब्लड को डोनाटर टैटू मिला और उसे समझ में आ गया कि टैटू की रेस में अमेरिका पहले ही हार चुका है। शुरुआती समय में ब्लड इधर उधर घूमता रहा और इस नई पावर को समझने की कोशिश करता रहा। एक बार ऐसा हुआ कि ब्लड गलती से कैल के कमरे में चला गया जब वो कपड़े बदल रही थी, और बस एक नजर पड़ते ही कैल उस पर पूरी तरह फिदा हो गई। सच में ब्लड अलग तरह का इंसान था। इसके बाद कैल ने उसे खुली छूट दी थी कि वो कहीं भी
जा सकता है। यहाँ तक कि अगर वो विमेंस रेस्ट रूम के बाहर भी खड़ा रहा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। बस एक ही जगह थी जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था, और वो था समारा का एरिया, क्योंकि वहाँ पहली मुलाकात ही आखिरी हो सकती थी। लेकिन ब्लेड को किसी का डर नहीं था, और वो धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ गया जहाँ प्रिंसेस का टैटू रिसर्च फैसिलिटी होने की बात थी। वो जानना चाहता था कि वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है, और उसे सब कुछ काफी नॉर्मल लगा। तभी वहाँ वर्मा नाम का एक लड़का आया जो इंसान का खास आदमी था। ऊपर से किंग अपनी बेटी की हर बात मानता था, लेकिन अंदर ही अंदर सब पर नजर रख रहा था, और वर्मा को उसके काम के लिए भेजा गया था। जब वो ब्लड से बात कर रहा था तभी सामरा वहां आ गई। वो बोल नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी, लेकिन उसकी फाइटिंग पावर बहुत खतरनाक थी। वर्मा तुरंत वहां से भाग गया, लेकिन ब्लड ने थोड़ी देर फाइट की और फिर उसे हवा में उछाल दिया। नीचे गिरते ही उसके शरीर पर कई चोटें आई, लेकिन डोनाल्ड टैटू की वजह से वो तुरंत ठीक हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर वर्मा ने उसे किंग से मिलने के लिए बुलाया। किंग सिर्फ ये जानना चाहता था कि उसकी बेटी क्या प्लान कर रही है। ऊपर से वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ब्लड ने अपनी तेज नजरों से समझ लिया था कि आर्या उसकी असली बेटी नहीं है। ये सुनते ही किंग गुस्से में आ गया और उसने ब्लड को वहां से निकाल दिया। कुछ समय बाद ब्लड को उसका पहला मिशन मिल गया, जहाँ फर्स्ट रूइन पर अमेरिकन सोल्जर्स देखे गए थे, इसलिए ब्लड और केल को उन्हें खत्म करने भेजा गया। ब्लड ने अपने दुश्मन को हराकर सिर्फ बेहोश किया, लेकिन केल ने पूरी तरह मार दिया। ये बात ब्लड के रूल के खिलाफ थी, और यहीं से उसके अंदर उस कम्युनिटी के खिलाफ नफरत शुरू हो गई। करीब 1.5 साल बाद ब्लड ने अपनी पावर को अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया, और फिर वो समारा से दोबारा लड़ने गया। उनकी फाइट छोटी थी लेकिन बहुत पावरफुल थी, जैसे दो टैंक एक दूसरे से टकरा रहे हो। ब्लड ने उसका वेपन तोड़ दिया और उसे मजबूर कर दिया कि वो हाथों से फाइट करे। उसने वैक्यूम स्पेस बनाकर उसकी पावर को खींच लिया। सामरा ने खतरा समझकर पीछे हटना चाहा, लेकिन वर्मा ने झाड़ियों से पत्थर की दीवार खड़ी कर दी। ब्लड आगे बढ़ा और उसके पेट पर जोरदार वार किया। सामरा ने भी उसे हिट किया, लेकिन उसका शरीर इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो उस अटैक को झेल सके, जबकि ब्लड तुरंत रिकवर हो गया। इसके बाद ब्लड और वर्मा वैक्यूम का इस्तेमाल करके अंदर घुस गए और एक कमरे में पहुंचे जहां 3 लड़कियां बैठकर वीडियो गेम खेल रही थी। उन्हें पता था कि दोनों इंट्रूडर हैं, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उनमें से एक लड़की क्यू जिली थी, जिसने खुद को आर्या की बहन बताया और उन्हें पूरे प्लेस का टूर देना शुरू किया। उसने बताया कि ऊपर वाले फ्लोर्स में लैब है जहां जाना अलाउ नहीं है। आज का सेइकी पहले से ज्यादा समझदार, शांत और खतरनाक बन चुका था। खुद इसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी फाइटिंग इंस्टिंक्ट इतनी शार्प कैसे हो गई। ऑब्जर्वेशन, खतरे को पहचानना और डिस्कशन लेना सब उसके दिमाग में अपने आप होने लगा था, जैसे सब कुछ ऑटो पायलट पर चल रहा हो और उसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये सब उसके लिए अब बिल्कुल नेचुरल बन गया था। जब वो लोग घर वापस आए तो उन्हें ब्रेक इन्स के साइन दिखे, और तभी वाइस मैन का कॉल आया जिसने वार्निंग दी कि आर्या शायद उनका हाइडआउट ढूंढ चुकी है। लेकिन शायद नहीं, बल्कि वो ऑलरेडी उन्हें एक गिफ्ट भेज चुकी थी। फिर सब लोग वाइस मैन के साथ बैठे और आर्या द्वारा भेजी गई डिस्क देखने लगे। उसमें आर्या बीच पर मजे करती हुई दिख रही थी, और उसके आसपास कई लड़कियां थी जिनकी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव थी, और उनकी कर्व्स इतनी ज्यादा थी कि टॉम और ताकि भी दोनों उन्हें देखकर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मजाक में ऐसा लग रहा था जैसा हाल ही में अमेरिका में जो फ्लड आया था वो उन्हीं दोनों की वजह से आया हो। आर्या को पता था कि सेगी ये सब देख रहा है, इसलिए उसने सीधा उससे बात की और कहा कि वो वहाँ एक रिसर्च फैसिलिटी बना सकती है, और पूछा कि वो आकर उसकी मदद क्यों नहीं करता ताकि सेगी मना ना कर सके। उसने लिसा को होस्टेस बना लिया था। उसने सीधा डेथ की धमकी दी थी, लेकिन आर्या क्या कर सकती थी और कितनी दूर जा सकती थी ये कोई नहीं जानता था। वीडियो खत्म होने के बाद वॉइस मैन ने सबको समझाया कि अभी गुस्सा कंट्रोल में रखना होगा और ईगो को भी साइड में रखना होगा, क्योंकि आर्या सिर्फ पावरफुल ही नहीं है बल्कि उसके पास दूसरे टैटूज की पावर सील करने की एबिलिटी भी है, जो सिर्फ डोनेटेड टैटू यूजर्स के पास होती है। प्रॉब्लम ये थी कि सेगी अभी तक ये समझ भी नहीं पाया था कि इसे कैसे यूज करना है, इसलिए फिलहाल कुछ ना करना ही सबसे सेफ ऑप्शन था। आर्या चाहे दुनिया में कितना भी क्योस फैला दे, लेकिन वो सेगी के बिना अपना फाइनल गोल अचीव नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ वाइस मैन एक बहुत खतरनाक वायरस पर काम कर रहा था, जिसे टैटूज में डाला जा सकता था और वहां से फैलाया जा सकता था। जब ये पूरा हो जाता तब उन्हें खुद को रोकने की जरूरत नहीं रहती। अगर ब्लड जिंदा होता तो वो यही करता कि पेशेंट रखना डिस्ट्रक्शन से बेहतर है, लेकिन तभी इजी ने बात काट दी और कहा कि ब्लड ऐसा नहीं करता। वो चाहे आर्या को हरा ना पाता, लेकिन लीसा को जरूर बचाता। इसलिए अब ज्यादा सोचने का समय नहीं है और उन्हें अमेरिका जाना होगा और आर्या से लड़ने की तैयारी करनी होगी।
जापान छोड़ने से पहले टॉम ने अपना असली रूप दिखाया कि वो एक हार्डकोर ओटाकू है और उसने अपनी फेवरेट कैरेक्टर की मैगजीन का ढेर खरीद लिया ताकि उन्हें साथ ले जा सके। उसके लिए जरूरी था कि अगर वो मर भी जाए तो अपनी आइडल के साथ एक आखिरी समय बिता सके। तामाकी तो उससे भी आगे निकला क्योंकि उसकी कॉस्प्लेयर गर्लफ्रेंड भी थी और उसने उससे कहा था कि वो जापान छोड़कर जा रहा है और अगर वो जिंदा वापस आया तो उससे शादी करेगा। यूमी ये सब सुनकर समझ गई कि ये मिशन बहुत खतरनाक है और उसने उसे रोकने की कोशिश की। उसके लिए तामाकी उसकी स्टोरी का हीरो था, लेकिन असल में वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर था और ऐसे साइड कैरेक्टर का अंत अक्सर बुरा ही होता है। फिर भी तामाकी एक सोल्जर और वो भाग नहीं सकता था। अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने अभी कुछ शुरू भी नहीं किया था कि सैंडर्स द्वारा गार्डेड रूइन में इंस्ट्रक्शन का सिग्नल आ गया। उनके सामने अगीता की शैडो खड़ी थी जो स्पेशल टैटू फोर्स का कमांडर था। वो आगे बढ़ा और एक गाड़ी के हेडलाइट को साफ करने लगा और फिर पागलों की तरह हंसने लगा। उसने अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करने की बात कही और क्योस फैलाने की बात की और कैरेक्टर को खुद को डेडिकेट कर दिया। जैसे ही उसने ये कहा, एक भयानक क्रिएचर सामने आया जो एक नोज जैसा दिखता था और पूरा खून जैसा लाल था। वो सीधा आगे बढ़ा और उस पर हो रही बुलेट्स और बॉम्ब की बारिश का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अगीता अकेले नहीं था, रूइन के अलग अलग पॉइंट्स पर उसके स्क्वाड के मेंबर भी दिख रहे थे। सेगी की टीम वहां सपोर्ट देने पहुंची, लेकिन उन्हें गलती से एनिमी समझ लिया गया और उन पर जोरदार फायरिंग शुरू हो गई। आखिर में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उन्होंने अपनी पावर का यूज करके सोल्जर्स को बेहोश किया और आगे बढ़ गए। ऊपर से देखने पर उन्होंने स्क्वाड के सोल्जर्स को बुरी तरह मारते हुए देखा। हालात इतने खराब थे कि लोग खुद मरने की भीख मांग रहे थे। उनके पास खड़ी एक औरत भी कम खतरनाक नहीं थी। वो बुलेट्स को सुई जितना छोटा कर देती थी और फिर उन्हें बड़े बड़े स्टेक में बदल कर एक ही बार में छुपे हुए सारे सोल्जर्स को खत्म कर देती थी। ये सब देखकर सेगी इतना हिल गया था कि वो ऑलमोस्ट कंट्रोल खोकर नीचे कूदने वाला था, लेकिन उसने इसको देखा जिसका चेहरा गुस्से में भरा हुआ था। फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाया। अभी तक उन्हें आर्या नहीं दिखी थी और हो सकता है कि वो उनसे पहले ही रूइन तक पहुंच गई हो। इसलिए टॉम और सेगी को आगे जाना था और वह सिचुएशन के लिए तैयार रहना था, जबकि इस और तामा के पीछे रहकर बाकी लोगों की मदद करने वाले थे। ऊपर आसमान में वही खतरनाक औरत अपनी छोटी नीडल्स को बड़े प्रोजेक्टाइल्स में बदल रही थी और टैटू वाले सोल्जर्स भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। तामाकी ये सब नहीं देख पाया और सीधा नीचे कूद गया मदद करने के लिए। सोल्जर्स इतने कंफ्यूज थे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा उनका साथ दे रहा है। तामाकी ने एक को किक मार कर बेहोश कर दिया ताकि वो होश में आए। उस औरत ने उस पर स्टोन स्टेक से हमला किया, लेकिन तामाकी ने अपनी एबिलिटी से उसे ब्लॉक कर दिया और दिखा दिया कि वो भी आसान टारगेट नहीं है। दोनों के बीच असली फाइट शुरू होने से पहले थोड़ा फेस ऑफ चल रहा था। तभी एक बेवकूफ आदमी बिना कुछ सोचे समझे कूद पड़ा और चिल्लाने लगा कि वो अकेला सबको हरा देगा, लेकिन वो अपनी पूरी बात भी नहीं कर पाया और उसी औरत ने उसे तुरंत खत्म कर दिया। दूसरी तरफ इस बहमूद को खत्म करने वाली थी कि तभी लीसा सामने आ गई। उसकी आंखों में खालीपन साफ दिख रहा था, जिससे समझ में आ गया था कि इल ने उसकी बॉडी कंट्रोल कर ली है। अगर इल अपने खुद की बॉडी में होती तो फाइट आसान होती, लेकिन अभी इजी मुश्किल में थी क्योंकि वो लीसा को चोट नहीं पहुंचा सकती थी और उसे पीछे हटना पड़ रहा था। बहमूद हमेशा की तरह मौके मिलते ही घमंड करने लगा, जिससे इजी और ज्यादा इरिटेट हो गई। उसने ठान लिया कि वो उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देगा, लेकिन ये आसान नहीं था। इल अपने आप में बहुत खतरनाक थी और ऊपर से बहमूद पीछे से अटैक करने का मौका ढूंढ रहा था। इसी वजह से इजी को अपना ध्यान भटकाना पड़ा और वो अपनी पूरी ताकत से फाइट नहीं कर पा रही थी। हालात और खराब तब हुए जब बहमूद ने अपने धागों का जाल ऊपर से गिराया। इजी ने बॉम्ब फेंक कर रास्ता बनाया और निकल गई, लेकिन वो धागे वहीं खत्म नहीं हुए बल्कि चलते रहे और उसे पकड़कर रोक लिया। उसी समय इल ऊपर से उतरी और जोरदार वार किया। उसकी तलवार ग्रेनेड लॉन्चर की तरह काम कर रही थी और हर वार के साथ जोरदार ब्लास्ट हो रहा था। इजी पहले इन अटैक से बच चुकी थी, लेकिन इस बार वो नहीं बच पाई। ब्लास्ट ने इजी की बॉडी को इतना कमजोर कर दिया कि कुछ देर के लिए वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गई और इल और बहमूद दोनों के अटैक के सामने डिफेंड नहीं कर पाई। लेकिन तभी सही समय पर उसके दो टीममेट्स आ गए। उन्होंने दूर से इजी जैसे फिगर देखी और कंफर्म करने आए और किस्मत अच्छी थी कि वो सच में इजी थी। इजी ने उन्हें कहा कि बहमूद की जमकर पिटाई करो और बताया कि वो इतना गंदा इंसान है कि अगर उसके साथ कुछ भी एक्सट्रीम कर दिया जाए तब भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों टीममेट्स ने निराशा नहीं किया। उनमें से एक ने उसके थ्रेड्स को फैला दिया, जिससे बहमूद की लॉन्ग रेंज अटैक पोजीशन खत्म हो गई। दूसरा एक खास वेपन लेकर आया और जहां भी वो बहमूद को लगता वहां उसकी स्किन जलने लगती और अंदर तक धस जाती। दर्द इतना भयानक था, ये साफ दिख रहा था अब बहमूद पीछे से अटैक नहीं कर पा रहा था। इसलिए इजी को मौका मिल गया कि वो इल से सीधा मुकाबला करे। उसने अपनी गन और शॉर्ट ब्लेड का ऐसा कॉम्बिनेशन यूज किया कि इल कोई सही काउंटर नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे पीछे हट रही थी। जब इजी पास पहुंची तो इल ने तलवार घुमाकर उसका शॉर्ट
ब्लेड तोड़ दिया, लेकिन इजी ने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि उसी में अटैक करने का मौका ढूंढ लिया। उसी छोटे से गैप में उसने इतना जोरदार पंच मारा कि इन सीधा लीसा की बॉडी से बाहर निकल गई और वो वहीं गिर गई। दूसरी तरफ इजी के दोनों टीममेट्स की हालत अचानक खराब हो गई। एक की उंगली कट गई जिससे उसका वेपन गिर गया और वो फाइट के लायक नहीं रहा। दूसरा तो और भी बुरी हालत में था क्योंकि बहमूद ने अपने पतले धागों से उसे पूरी तरह बांध लिया और हल्का सा खींचते ही उसे टुकड़ों में काट दिया। इसे तुरंत वापस उसकी तरफ दौड़ी और उसने बहमूद के सबसे कमजोर हिस्से पर एक गोली मारी। इस बार वो पहली तरह इग्नोर नहीं कर पाया और दर्द से चिल्ला उठा क्योंकि ये स्पेशल ब्लड थी जो खास सील्ड टारगेट के लिए बनाई गई थी और उसमें स्नेक वेनम भी मिला था। इजी ने आखिरी वार किया जिससे उसका अंत पक्का हो गया और फिर उसे क्लिफ से नीचे फेंक दिया। नीचे तामाकी उस औरत को ऐसे पीट रहा था जैसे कोई बाप अपने बच्चों को सजा दे रहा हो। उसकी बॉडी और स्ट्रेंथ का फर्क इतना ज्यादा था कि क्लोज कॉम्बैट में उसे साफ एडवांटेज मिल रहा था। उसकी स्पीड एबिलिटी स्पेस को ऐसा मोड़ रही थी जैसा सील्ड हो, जिससे उस औरत के सारे स्पाइक बेकार हो गए। जब उसे जोर से दीवार में मारा तो उसके निडल्स का जाल बन गया और इंतजार करने लगी कि तामाकी पास आए, लेकिन तामाकी बिल्कुल भी नहीं डरा और पूरी ताकत से आगे बढ़ा। उसी समय बेहमूद ऊपर से गिरता हुआ ठीक वहीं आ टकरा गया और दोनों एक साथ नीचे गिर गए और कहां गए ये किसी को भी नहीं पता चला। दूसरी तरफ से डेंजर में पहुंच चुका था और वहां फिर से कैल से सामना हुआ। वो औरत इतनी मजबूत थी कि ब्लड ने उसका सिर पकड़ कर दबाया था, फिर भी वो जिंदा थी। केल ने अपनी ओर सेगी दोनों की पावर सील कर दी जिसमें अब फाइट सिर्फ हाथों से होनी थी। सेगी को तभी समझ आया था कि केल इतनी खतरनाक है कि उनकी फाइट बहुत तेजी थी और उसका हर मूव अगले मूव के लिए सेटअप करता है। जैसे वो दो शूरिकेन फेंक कर तुरंत पास आ जाती। जब सेगी पास आने की कोशिश करता तो वो तलवार के हैंडल से उसके सिर पर वार करती और फिर घूमकर पेट पर हमला करती थी। इस अटैक में उसकी तलवार टूट गई लेकिन सेगी को गहरी चोट लग गई। उसे अपनी पावर का पूरा यूज करना पड़ा ताकि वो हील कर सके। सेगी समझ ही नहीं पा रहा था कि केल जैसे स्ट्रॉन्ग इंसान आर्या के लिए क्यों काम कर रही है जो सब कुछ खत्म करना चाहती है। लेकिन केल के हिसाब से सेल्फिश शेगी था जो दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। आर्या अलग थी क्योंकि वो खुद को ही रिजेक्ट कर रही थी। उसका प्लान था कि चारों रूम्स एक्टिवेट करके वो अपनी बाकी बहनों के साथ मर्ज हो जाए और बॉडी सोच और आइडियोलॉजी सब एक हो जाए। आर्या दुनिया को खत्म नहीं करना चाहती थी बल्कि खुद को मिटाकर उसे बेहतर बनाना चाहती थी। यही वजह थी उसके फॉलोअर्स उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। केल ये सब समझते हुए भी लगातार अटैक करती रही। शायद एक पल के लिए सेगी ध्यान खो बैठा और उसे एक जोरदार कट लग गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और अपने पूरे हाथ से उसकी तलवार को पकड़कर उसे रोक लिया। फिर उसने तलवार को खींचकर बाहर निकाला और उसी से केल के बाकी सारी ब्लेड्स को पकड़ते हुए शीट को काट दिया। अब उसके पास सिर्फ एक ही तलवार बची थी और एक तलवार के साथ केल लंबी फाइट नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने वन स्ट्राइक किल वाला स्टैंस लिया। ये टेक्निक बहुत फोकस मांगती थी इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जैसे ही सेगी उसकी रेंज में आया उसने सीधा उसके सिर पर वार कर दिया। सेगी की आर्म पर जो आर्मर गॉन्टलेट था उसने उसका हाथ कटने से बचा लिया, लेकिन इस वार में उसका डिफेंस पूरी तरह टूट गया। अपना किलिंग ब्लो फेल होने के बाद केल ने उसे गिरा कर खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सेगी अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो मजबूती से खड़ा रहा और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका पूरा हाथ ऐसे मोड़ा जैसे वो केल के पेट को अंदर तक चीर देना चाहता हो। उस जोरदार अटैक का असर इतना ज्यादा था कि उसके पीछे की सारी चीजें हवा में उड़ गई। सेगी अभी उसे दुश्मन को हराने की खुशी मना रहा था जिसे ब्लड भी नहीं हरा पाया था कि तभी रूइन के अंदर लगे क्रिस्टल एक साथ टूट गए। ये सिग्नल था कि आर्या ने रूइन को जीत लिया है और वो अपने असली रूप के सामने आई और उसकी पीठ से पंख निकल आए जैसे कोई डिवाइन बीइंग हो। सेगी जरा भी नहीं डरा, उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था क्योंकि इसी औरत ने तावको को उससे छीन लिया था। उसके अंदर ये दर्द था कि ऐसी लड़की को पाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। उसके चिल्लाने के साथ ही उसने अपनी वैक्यूम पावर सीधा आर्या पर छोड़ दी। आर्या आसमान में उड़ गई और उसने ऐसी एनर्जी पार्टिकल्स बुलाए जो जिंदा चीजों की तरह बिहेव कर रहे थे। वो सेगी से चिपक गए और लाइट बीम छोड़ने लगे जिससे वो पूरी तरह घिर गया। उसके बाद उसने और भी खतरनाक एनर्जी स्पेयर्स से हमला किया। इतनी पावर के सामने सेगी पूरी तरह हेल्पलेस हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों के पास दो टैटू होने के बाद भी आर्या इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है और वो इतना कमजोर क्यों है। आर्या किसी भी गॉड की तरह लग रही थी और सेगी एक आम इंसान जैसा जो बस थोड़ा सा पावर पकड़ पाया था। अंदर उनकी फाइट चल रही थी और बाहर उस फाइट के शॉक वेव्स ने एंट्रेंस बंद कर दिया और टॉम का ट्रैकिंग सिग्नल भी खत्म हो गया। लेकिन तभी ऊपर आसमान में जो खून जैसा लाल क्रीचर था उसे मिसाइल से गिरा दिया गया। मरने से पहले वो एक बड़े स्फीयर में बदल
फिसल गया और जमीन पर गया, जिससे रास्ता बनता हुआ रूइन के अंदर तक पहुंच गया। ये मौका देखकर तीनों तुरंत अंदर घुस गए और उस असली बैटलफील्ड में पहुंच गए जहां से खतरनाक वॉर चल रही थी। अंदर सेगी इतनी बड़ी पावर डिफरेंस के बावजूद भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन आर्या ने एक भी बार खुद से अटैक नहीं किया। जमीन और रूइन खुद ही उसे रोक रहे थे और उसे दबाए हुए थे। सेगी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसका ट्रिगर भी खत्म हो गया, फिर भी वो आर्या को छू तक नहीं पाया। तब आर्या ने साफ बताया कि सेगी अपनी सीलिंग एबिलिटी या बाकी डोनेटर पावर यूज क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो अपने गुस्से और छोटे लेवल के जस्टिस में फंसा हुआ है। आर्या अलग थी क्योंकि वो इस दुनिया से प्यार करती थी और उसके पास नफरत नहीं थी। उसी प्यार की वजह से वो सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार थी और जैसे दुनिया खुद उसे मान रही हो, उसे गॉड जैसी पावर मिल गई थी। कुछ ही मिनटों में जब पूरे रूइंस आपस में सिंक होकर आर्या की सोल से जुड़ जाते हैं तो वो और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वाइस मैन ने कभी सच में सेगी की मदद करने का इरादा नहीं रखा था। उसे पता था कि टैटू की पूरी पावर ऐसे अनलॉक होती है, लेकिन उसने उसका एक हिंट तक सेगी को नहीं बताया। उसका असली प्लान था कि सेगी के जरिए आर्या को पॉइजन किया जाए। जैसी आर्या अपनी बात खत्म करती है, सेगी पर हमला होता है और उसका पूरा शरीर तेज नुकीले स्टेक से छेद दिया जाता है। वो हिल तक नहीं पाता। तभी तामुकी सही समय पर पहुंचता है और उन स्टेक को तोड़कर उसे बाहर निकालता है। आर्या उनके सामने ऐसे बैठी होती है जैसे कोई गॉड अपने थ्रोन पर बैठा हो और तीनों को साफ दिख रहा था कि जीतना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि उन्हें कोई भी ओपनिंग नहीं दिख रही थी। अब आखिरी उम्मीद सिर्फ सेगी था। टॉम उसे वहां से निकालने की जिम्मेदारी लेता है और बाकी दोनों पीछे रुककर आर्या को रोकने का फैसला करते हैं। टॉम किसी तरह सेगी को कर्नल सैंडर के हेलीकॉप्टर तक पहुंचा देता है। सैंडर के हाथ में न्यूक्लियर लॉन्च डिवाइस था और वो अंदर ही फाइट के रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ इज़ी और तामाकी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। इज़ी अपनी पावर से आर्या की एनर्जी अटैक को रोकती है, लेकिन आर्या भी अलग अलग तरीके से काउंटर करती है और दोनों को काफी चोटें लगती है। असल में इज़ी इसी मौके का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आर्या थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी और गार्ड डाउन कर चुकी थी। इज़ी तामाकी से कहती है कि उसे आगे फेंके और वो सीधा आर्या के पास पहुंच जाती है। आर्या एक बड़ा अर्थ ब्लेड बनाकर हमला करती है, जिससे इज़ी का मैकेनिकल आर्म कट जाता है और उसके पेट पर गहरी चोट लगती है। लेकिन उसी समय इज़ी एक जोरदार किक मारती है, जिससे आर्या अपने बड़े स्ट्रक्चर से नीचे गिर जाती है। ये किक सिर्फ उसे गिराती नहीं बल्कि उसे रियलिटी में वापस ले आती है। इसके बाद आर्या जमीन में अपनी एनर्जी छोड़ती है और पूरा रूइन उस एनर्जी के साथ अंदर तक एक्सप्लोड हो जाता है। एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि धूल आसमान तक फैल जाती है। ब्लेड के बाद सिर्फ आर्या ही हवा में दिखाई देती है। सैंडर्स तुरंत न्यूक्लियर लॉन्च एक्टिवेट करता है और सोचता है कि अगर वो मरेगा तो आर्या को भी साथ लेकर जाएगा, लेकिन कुछ होता नहीं, क्योंकि आर्या पहले से ही उस न्यूक्लियर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर चुकी होती है। तब सैंडर्स को समझ में आता है कि वो अब बेवजह चिल्ला रहा था। उसी समय बिना किसी नोटिस किए सेगी हेलीकॉप्टर से कूद जाता है और नीचे जाकर इजी को पकड़ लेता है। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है और उसे लगता है कि वो भी ब्लेड की तरह बेकार है, जो बस सबको मरते हुए देख सकता है। दूसरी तरफ आर्या इतने समय से इंतजार कर रही थी कि डोनेटर स्पिरिट को बुलाकर सेगी को खत्म कर दे, लेकिन सबको शौक तब लगा जब ना सेगी को कुछ हुआ और ना ही इजी को। उसी समय सेगी ने सीलिंग एबिलिटी एक्टिवेट कर दी और उस स्पिरिट को रोक दिया, लेकिन इसके बाद कुछ और अजीब हुआ। सेगी के शरीर पर अननोन क्रिस्टल बनने लगे, जो दिखा रहे थे कि स्पिरिट अपने ही होस्ट को खा रही है। सेगी समझ गया कि ये उसकी सोल की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि वो ड्रग है जो वाइसमैन ने फाइट से पहले उसे दिया था। आर्या को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो सोच रही थी कि पॉइजन उसी के लिए था, लेकिन असल में वाइसमैन पहले से जानता था कि आर्या और सेगी के बीच कनेक्शन बन चुका है, उसे किसकी वजह से, और वही कनेक्शन इस रिएक्शन की असली वजह बना। वो ड्रग सिर्फ सेगी को खत्म करने के लिए नहीं था, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ करने वाला था। आर्या के साथ भी वही हुआ और उनके अपनी बहनों के साथ जो कनेक्शन था वो पूरी तरह टूट गया। उस लिंक के बिना अब वो पहले जैसे खतरनाक पावर यूज नहीं कर सकती थी। इसके बाद दोनों एक बड़े मॉन्स्टर जैसे रूप में बदल गए और जमीन पर एक दूसरे पर पूरी ताकत से टूट पड़े। शुरुआत में सेगी थोड़ा एडवांटेज में था, लेकिन धीरे धीरे आर्या ने उसे दबा लिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वो उसे ऐसे मार रही थी जैसे कोई उधार लेने वाले को सालों बाद पकड़कर पिटाई करता है। हर जोरदार टक्कर की आवाज दूर तक गूंज रही थी और जो दिख भी रहा था उसके अंदर डर और निराशा भरी थी। किसी ने टैक्टिकल वेपन से सेगी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उस मॉन्स्टर का भारी बॉडी आर्मर्ड स्टील से भी ज्यादा मजबूत था। ऊपर से टॉम चिल्लाया कि उठ जाओ, वरना अगर और मार खाई तो पूरी दुनिया इसका सब झेलेगी और 7 अरब लोगों की जस्टिस के लिए लड़ो। उसकी आवाज शायद आसमान तक ना पहुंची, लेकिन सेगी तक जरूर पहुंच गई। वो तुरंत खड़ा हुआ, आर्या का हाथ पकड़ा और एक ऐसा जोरदार वार किया कि वो पीछे उड़ गई। फिर दोनों एक बार फिर आमने सामने आए और क्लोज कॉम्बैट में भिड़ गए। बाहर से देखने पर यह फाइट बराबरी की लग रही थी, लेकिन जो असल में समझ रहे थे उन्हें पता था कि सेगी
जीतने वाला है, क्योंकि एक तरफ वो था जिसने बचपन से मार्शल आर्ट सीखा था और दूसरी तरफ आर्या थी जिसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट की समझ भी नहीं थी। आखिर में सेगी ने मॉन्स्टर के जबड़े को पकड़ कर खोल दिया और अंदर आर्या थी जो डर से कांप रही थी। वो उसे खत्म करने के लिए अंदर घुस गया, लेकिन ऐसे समय पर आर्या ने भागने का रास्ता चुना। जाते जाते उसने बस इतना कहा कि उसका चेहरा याद रखना, और फिर वो अचानक गायब हो गई। इसी के साथ ये फाइट खत्म हो गई। जो भी लोग इसे देख रहे थे, चाहे सामने या स्क्रीन पर, सब खुश हो गए क्योंकि इस बार कोई मरा नहीं, और यही सबसे बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी आर्या अभी भी जिंदा थी, इसलिए खतरा खत्म नहीं हुआ था। आगे और भी खतरनाक लड़ाइयाँ होने वाली थी और सेगी को उनका सामना ही करना पड़ेगा। उसके पास ना भागने का ऑप्शन था और ना ही छुपने का, और यहीं पे इस स्टोरी का एंड होता है।